स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिंदी नोवेल स्टोरी पर। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। मैजिकल गर्ल च 11 द ग्रेट साइंटिस्ट्स अल्बर्ट। हेलो रीडर, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस। अब आते हैं कहानी पर। विक्रम जी अपने रूम में आए। वहां राधिका जी पहले से सो रही थी। वह अपने रूम में लगे पेंटिंग को हटाए। वहां एक डिजिटल कीबोर्ड था। कुछ पासवर्ड डालने के बाद रूम के मिरर के पास एक स्क्रीन डोर ओपन हुआ। विक्रम जी अंदर चले गए। दीवार फिर से पहले जैसा हो गया। अंदर रूम में कई सारे कंप्यूटर और फाइल रखी थी। उसी के साथ कुछ बॉक्स में मेडिसिन और केमिकल था। विक्रम जी अपनी चेयर पर बैठ अपने कंप्यूटर में कुछ करने लगे। थोड़ी देर बाद डार्क वेब पर एक पेज ओपन कर वह एक मैसेज किए, आई एम कमिंग बैक। वी विल मीट टुमारो सेम प्लेस एंड सेम टाइम। इसी के साथ उनके स्क्रीन पर एक मैसेज आया, वाओ द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट इज बैक। अब मजा आएगा। विक्रम जी अपना कंप्यूटर बंद कर एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ बोले, तुम लोग ने गलती कर दी मेरी प्राइंसेस को टारगेट करके। सालों पहले हमारे रास्ते अलग हो गए थे। शुरुआत तुमने की, अंत मैं करूंगा। कितना दर्द मेरी प्राइंसेस को हुआ है उससे लाख गुना ज्यादा दर्दनाक मौत मैं तुम लोग को दूंगा। नाउ यू विल मीट सून। द डेविल साइंटिस्ट्स बोल हंसने लगे। इस समय विक्रम जी एक अलग इंसान लग रहे थे। उनके आंखों में कुछ ऐसा था जो दुनिया बर्बाद कर सकता है। नेक्स्ट डे। आज वीकेंड होने के कारण सब घर पर थे। हर वीकेंड पूरी रजावत और राठौर फैमिली साथ बिताती है। सभी बड़े ब्रेकफास्ट करने के लिए गार्डन में बैठे थे। तभी वहां आर्यन, प्रतीक्ष, अमित और कबीर आए। वहां कार्तिक, वीर, अरुण, अर्पित और कृतिका खुद में व्यस्त थे। चारों आकार अपने अपने चेयर पर बैठ गए। तभी आर्यन अपनी चारों तरफ देखकर बोला, प्राइंसेस कहाँ है? क्या वह अभी तक उठी नहीं है? राधिका जी, वह अपने रूम में है। आज वह देर से उठी है, बस आ ही रही होंगी। आर्यन अपनी जगह से खड़ा होकर बोला, मैं प्राइंसेस को लेकर आता हूं। इतना वापस मेंशन में चला गया। कीर्ति का रूम। कीर्ति सुबह जल्दी उठकर अपने ध्यान में बैठी थी, लेकिन जल्द ही वह थक कर वापस सो गई, इसलिए उसको उठने में लेट हो गया। कीर्ति रेडी होकर जैसे ही रूम से बाहर जाने लगी, अचानक उसके सिर और पेट में दर्द होने लगा। उसके पूरे बॉडी में दर्द होने लगा। कीर्ति के आंखों से आंसू निकलने लगा। वह दर्द से जमीन लेट गई। वह खुद से बोली, फिर से मुझे वही दर्द क्यों हो रहा है? जब से मुझे शक्तियां मिली है तब ऐसा कुछ नहीं हुआ था, फिर अचानक ये कैसे हुआ? कीर्ति अपने दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। तभी रूम में आर्यन आया। आर्यन की नजर जैसे ही कीर्ति पर, वह प्राइंसेस चिल्लाते हुए दौड़कर उसके पास आया। कीर्ति को इतने दर्द में देख आर्यन पैनिक करते हुए बोला, बच्चा आपको क्या हुआ? मैं अभी अमित को बुलाता हूँ। कीर्ति अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए बोली, भाई आप किसी को मत बुलाओ, थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगा। तभी रूम में प्रतीक्ष आया। वह एक इंपॉर्टेंट कॉल रिसीव करने मेंशन में आया था, लेकिन आर्यन के तेज आवाज से वह कीर्ति के रूम में आया। कीर्ति को दर्द में देख वह भी जम सा गया, लेकिन जल्द ही खुद को संभाल वह उसको बेड पर लेटा उसके पैर और हाथों को रब करने लगा। आर्यन भी खुद को संभाल कर कीर्ति के सिर को दबाने लगा। करीब 15 मिनट बाद कीर्ति पसीने से लटपट बेड पर पड़ी थी। उसका चेहरा खून के लाल था। वह भी दर्द में नहीं थी। आर्यन उसका सिर सहलाते हुए बोला, बच्चा अब कैसा लग रहा है? क्या अभी भी दर्द हो रहा है? कीर्ति हल्की स्माइल के साथ बोली, नहीं भाई, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूं। प्रतीक्ष परेशानी भरे लहजे में बोला, लिटिल रैबिट, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। तभी कीर्ति का ध्यान प्रतीक्ष पर गया। एक पल के लिए कीर्ति उसमें खो गई, लेकिन फिर खुद को संभाल कर बोली, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते हैं। आर्यन, मतलब? और आपको थोड़ी देर पहले क्या हुआ था? कीर्ति, भाई शायद उनको पता चल गया है, मैं जिंदा हूं। ये सुन आर्यन और प्रतीक्ष दोनों परेशान हो गए। प्रतीक्ष, आपको ये कैसे पता चला? कीर्ति, मेरे बॉडी में अभी भी वह चिप और कुछ ऐसे केमिकल है जिससे ये पता उनको चल गया होगा मैं जिंदा हूं। कीर्ति, अभी यह सब छोड़िए, हमें नीचे चलना चाहिए, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हम फ्रेश होकर आते हैं। बोल बेड से उठने लगी। आर्यन उसको बाथरूम तक छोड़ा। वही प्रतीक्ष किसी और सोच में गुम था। थोड़ी देर बाद तीनों नीचे गार्डन में आ गए। कीर्ति सबको देख हल्की की स्माइल कर दी। उसके चेहरे पर अभी भी दर्द था। माया जी, कृतिका की मां, बोली, लो अब हमारी गुड़िया रानी भी आ गई, चलिए अब हम नाश्ता स्टार्ट करते हैं। विक्रम जी ध्यान से कीर्ति को देखने लगे। कीर्ति की हालत देख गुस्से में उनकी हाथों की मुट्ठियां कस गई। कीर्ति के दर्द से पीले चेहरे को देख वह सब समझ गए। अभिषेक जी उनको इशारे से शांत होने को बोले। विक्रम जी खुद को शांत कर हल्की स्माइल के साथ बोले, प्राइंसेस आप हमारे पास आओ, हम आज अपनी बच्ची को अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। विक्रम जी के बोलने पर कीर्ति उनके पास आकर बैठ गई। कीर्ति को विक्रम जी के पास बैठता देख आर्यन का मुंह बन गया। कुछ यही हाल प्रतीक्ष का भी था।
कीर्ति के एक साइड अभिषेक जी और दूसरे साइड विक्रम जी बैठ गए। विक्रम जी अभिषेक जी को आंखों से कुछ इशारा किए, जिसको समझ वह कीर्ति का हाथ पकड़ बोले, हमारी बच्ची कितनी पतली हो गई है, आज हम अपने हाथों से इन्हें खिलाएंगे। विक्रम जी, ऐसे कैसे? आज हम हमारी प्राइंसेस को अपने हाथों से खिलाएंगे। ऐसे ही सब हंसी मजाक कर खाना खाने लगे। इसी तरह खुशी खुशी आज का दिन निकल गया। शाम का वक्त। कीर्ति गर्दन में लगे झूले पर बैठी डूबते हुए सूरज को देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। तभी उसके बगल में प्रतीक्ष आकर बैठा। प्रतीक्ष को अपने इतने पास देख कीर्ति हैरान हो गई। वह बोली, आप यहाँ? प्रतीक्ष कीर्ति के ग्रेया आंखों में देखते हुए बोला, क्यों, मैं नहीं आ सकता? कीर्ति हर बार कर बोली, मेरे बोलने का वह मतलब नहीं था। प्रतीक्ष, रिलैक्स लिटिल रैबिट। लिटिल रैबिट सुन कीर्ति मुंह बनाते हुए बोली, अब मैं बड़ी हो गई हूं, फिर आप मुझे लिटिल रैबिट क्यों बोल रहे हो? प्रतीक्ष उसके सिर को सहलाते हुए बोला, तुम चाहे जितनी बड़ी हो जाओ, मेरे लिए तुम मेरी लिटिल रैबिट ही रहोगी। कीर्ति स्माइल करते हुए बोली, और आप मेरे हैंडसम अंशु? अंशु नाम सुन प्रतीक्ष के चेहरे पर स्माइल आ गया। आज कितने सालों बाद कोई उसको अंशु नाम से बुलाया था। प्रतीक्ष जब 5 साल का था तब एक एक्सीडेंट में उसकी मां अंशिका राठौर की मौत हो गई। उसके बाद अभिषेक जी सबके कहने और अंशिका जी की बहन आशा जी से दूसरी शादी कर लिए। आशा जी प्रतीक्ष से बहुत प्यार करती है। प्रतीक्ष भी उनसे प्यार करता है, लेकिन अपनी मां के जाने के बाद वह चुप रहने लगा। सबको उसकी टेंशन होने लगी। सबके साथ वह रहता और बोलता, लेकिन उसके चेहरे पर वह मुस्कुराहट नहीं आई जो उसकी मां के होने पर आती थी। जब कीर्ति इस दुनिया में आई तब पहली बार प्रतीक्ष उसको अपनी गोद में लेकर मुस्कुराया था। उसके बाद कीर्ति के होने पर वह खुश रहने लगा। उसके लिए उसकी खुशियां कीर्ति बन गई। कीर्ति के खोने के बाद प्रतीक्ष काफी बदल गया। वह किसी से कुछ नहीं बोलता, लेकिन हमेशा उसको ढूंढते रहता। आज कई सालों बाद प्रतीक्ष को सुकून मिला था। कीर्ति को भी पता नहीं क्यों, लेकिन प्रतीक्ष के पास होने पर एक सुकून मिला जो सालों से कहीं गुम था। प्रतीक्ष कीर्ति से बोला, ऐसे तुम क्या देख रही हो? कीर्ति हल्की स्माइल के साथ बोली, सनसेट दिखने में कितना अच्छा लगता है। आपको पता है, जब मैं उस लैब में थी तब मुझे ये भी पता नहीं था सनराइज और सनसेट क्या होता है। मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया वह चार दीवारी थी। कीर्ति की बात सुन प्रतीक्ष को बुरा लगा। वह कीर्ति से बोला, लिटिल रैबिट, तुम्हारे अंशु का तुमसे वादा है, मैं तुम्हें पूरी दुनिया घुमाऊंगा। ये दुनिया तुम्हारी सोच से कई ज्यादा खूबसूरत है। प्रतीक्ष और कीर्ति ऐसे ही करने लगे। वही थोड़ी दूर पर खड़े कबीर, अमीर और आर्यन के फेस पर उन दोनों को देख स्माइल आ गया। कबीर, आज सालों बाद प्रतीक्ष के चेहरे पर स्माइल आया है। अमित प्राइंसेस के जाने के बाद हमारा दोस्त सिर्फ सांसें ले रहा था। उसके जिंदगी का एक ही मकसद था, उसको ढूंढना। आज उसे चेहरे पर सुकून है। आर्यन, हमसे कहीं ज्यादा प्राइंसेस का इंतजार उसे था। अपनी लिटिल रैबिट को ढूंढने में उसका सबसे बड़ा हाथ है। हम सब जानते हैं सिर्फ प्राइंसेस को ढूंढने के लिए वह क्या बन गया है। तभी वहां कार्तिक आकर बोला, ब्रो, भाई और लिटिल एंजल कहाँ है? चलिए आप लोग को सब अंदर सब रहे हैं। कार्तिक की बात सुन कबीर बोला, तुम हम लिटिल एंजल को लेकर आते हैं। आर्यन प्रतीक्ष और कीर्ति की ओर बढ़ गया। क्या होगा आगे? क्या करेंगे कीर्ति? कौन है साइंटिस्ट अल्बर्ट? स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। फ्रेंड्स, मेरी स्टोरी सनशाइन ऑफ डेविल लाइफ जरूर पढ़े। वह स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी है। आपको वह स्टोरी मेरी लाइब्रेरी में मिल जाएगी। प्लीज गाइस सपोर्ट मी। दिल दिल दिल। चैप्टर 12 द डेविल S5 S इज बैक। हेलो रीडर, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज कहानी को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। स्माइलिंग फेस। रेटिंग देना ना भूले। स्माइलिंग फेस। अब आते हैं कहानी पर। रात के 12 बजे सबके सोने के बाद एक काली परछाई रजावत मैंशन से बाहर निकली। वह परछाई बाहर लगे कार में आकर बैठ गई। ऐसे ही एक और काली परछाई राठौर मैंशन से निकल उसी कार में बैठ गई। दोनों के बैठने के बाद वह कार वहां से निकल गई। थोड़ी देर बाद वह कार मुंबई के आउटर एरिया में आकर रुका। ये जगह शहर से दूर जंगल के पास था। कार से 3 आदमी बाहर निकले। सबने ब्लैक कपड़े पहने थे। तभी वहां 2 और लोग ब्लैक कपड़े पहने आए। वह पांचों एक दूसरे को इशारा कर रोड से थोड़ी दूर बने पुरानी बिल्डिंग के पास आए। यह एक मंजिला पुराना मकान है। जगह आसपास कोई घर नहीं था। जो भी घर है वह काफी दूर पर थे। वह सब उस घर के अंदर चले गए। अंदर से घर काफी छोटा और पुराना था। सारे लोग हॉल से होते हुए एक रूम में गए। उस रूम में लगे मिरर को साइड करने पर वहां एक डिजिटल पेज दिखा। उसमें पासवर्ड एंटर करने पर उस रूम के दीवार हट गए। अब वहां एक मेंटल का डोर आ गया। पहला आदमी उस मेंटल डोर को अपने आई और फिंगरप्रिंट से ओपन किया। सब अंदर आए। अंदर एक एक्सपेरिमेंटल हाईटेक लैब था। वह पांचों अपना अपना ब्लैक ड्रेस निकाल दिए। यह और कोई नहीं, विक्रम रजावत, अभिषेक राठौर, विक्रांत सिंघानिया, कबीर के पापा, प्रणव बजाज, अमित के पापा और ऋतिक शेखावत है। पांचों एक दूसरे को देखकर खुश हो गए। ऋतिक विक्रम जी के गले लग बोले, मैंने हमारे ग्रुप और अपने इस लैब को बहुत मिस किया। सब एक साथ हमने भी बोल पांचों ग्रुप हक किए।
चलिए हम थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। ये पांचों वर्ल्ड के फेमस साइंटिस्ट ग्रुप द डेविल S5 है। ये पांचों वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट है, सब अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट है। इनका नाम काफी है दुनिया में तहलका मचाने और अंडरवर्ल्ड में खौफ भरने के लिए। डेविल्स ग्रुप साइंटिस्ट के साथ माफिया का एक कोल्ड हार्टेड गैंग है। इस गैंग में और भी मेंबर है जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इस ग्रुप के लीडर विक्रम रजावत है, जिनको दुनिया द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट के नाम से जानती है। आप लोग को आगे हमारे सीनियर डेविल्स के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। ऋतिक एक्साइटेड होकर बोले, क्या बात है यारों, इतनी अर्जेंट और इतने दिनों के बाद ऐसे मीटिंग रखे हो, कोई नया मिशन है क्या? मैं तो तरस गया हूँ कुछ नया करने के लिए। विक्रांत, हाँ, मैं तो इंडिया में था भी नहीं, जैसे ही हमारे ग्रुप में मैसेज आया मैं वहां से निकल गया। प्रणव, मैं भी। फिर सीरियस होकर बोले, क्या बात है बताओ। हम इतना जानते हैं, कारण बहुत बड़ा है। विक्रम, प्राइंसेस हमें मिल गई है। ये सुनते ही प्रणव जी, विक्रांत जी और ऋतिक जी खुश हो गए। विक्रांत जी बोले, ये तो गुड न्यूज़ है, फाइनली इतने सालों बाद हमारी गुड़िया रानी हमें मिली है। प्रणव जी, जो कब से अभिषेक और विक्रम जी को नोटिस कर रहे थे, वह बोले, बात इतनी नहीं है, असली बात कुछ और है। फिर थोड़ी देर रुककर बोले, क्या इस मीटिंग की वजह प्राइंसेस है? अभिषेक जी एक गहरी सांस लेकर उन सबको को कीर्ति के मिलने से लेकर उसकी कंडीशन के बारे में सबको बताया दिए। सारी बात सुन उन तीनों की आंखें नम हो गई। ऋतिक जी गुस्से में बोले, उन लोगों की हिम्मत कैसे है हमारी प्राइंसेस को टारगेट करने की? हमने साफ साफ बोला था ये प्रोजेक्ट ह्यूमन लाइफ के लिए सही नहीं है, फिर भी उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। विक्रांत जी, लगता है उनको उनकी औकात दिखाना होगा, लगता है सबके दिलों से द डेविल्स 5 का खौफ खत्म हो गया है। प्रणव जी, जो सब कुछ सुन रहे थे, वह बोले, अभी प्राइंसेस की कंडीशन कैसी है? उनको प्राइंसेस का लोकेशन नहीं मिला है ना? विक्रम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोले, 1 महीने से प्राइंसेस कोमा में थी, इसलिए उन लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला होगा, क्योंकि उस समय माइंड और बॉडी दोनों ही वर्क नहीं करता है। लेकिन 1 हफ्ते पहले प्राइंसेस को होश आया है, और हम गलत नहीं है तो आज मॉर्निंग में उन्होंने कोशिश की है लोकेशन पता करने की। अभिषेक जी, अभी सारे चिप डीएक्टिवेट है, लेकिन उन्हें वापस एक्टिवेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमें किसी ही हालत में प्राइंसेस के बॉडी से सारे चिप निकाल केमिकल को रिमूव करना होंगे, नहीं तो प्राइंसेस को खतरा समझ वह चिप में ब्लास्ट कर सकते हैं। विक्रांत जी, क्या प्राइंसेस इस प्रोसेस को हैंडल कर पाएगी? हम सब जानते हैं ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा पेनफुल है। विक्रम जी, वह विक्रम रजावत की बेटी है, शी इज़ अ रियल वॉरियर, उसे कुछ नहीं होगा। ऋतिक विक्रम से, कैप्टन हमें क्या करना होगा? जल्दी बताएं, हम अपनी प्राइंसेस को खो नहीं सकते हैं। ये हम सब जानते हैं प्राइंसेस अभी कितना दर्द में होंगी, हम अपनी जान लगा देंगे लेकिन उसे कुछ नहीं होने देंगे। विक्रम, ऋतिक और अभिषेक से बोले, तुम दोनों इस प्रोजेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन निकलो, साथ में लैब को चेक करो, पता करो कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उनके 17 साल के रिकॉर्ड निकलो। दोनों हामी सिर हिला अपने काम में लग गए। फिर प्रणव और विक्रांत से बोले, तुम दोनों मॉडर्न और आयुर्वेदी मेडिसिन की इंफॉर्मेशन निकलो, पता करो ब्रेन और बॉडी को न्यूट्रल करने में कौन से केमिकल का यूज होता है, हमारे लोगों को इन्फॉर्म करो मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। जब तक मैं प्राइंसेस के ब्लड से उस केमिकल और बाकी सब चीज़ों का पता करता हूं, हमें जल्द से जल्द प्राइंसेस के कंडीशन को अपने कंट्रोल में करना होगा। सब अपने अपने काम में लग गए। ये लैब बहुत ज़्यादा हाई टेक था, जहां हर तरह के एक्सपेरिमेंट होता है। ये पांचों साइंटिस्ट के साथ अलग अलग फील्ड में डॉक्टर भी है। इनके इस पहचान से इनकी फैमिली अनजान है, सिर्फ हर्षवर्धन जी और चंद्रकांत जी इनके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट डे, कल वीकेंड था, इसलिए आज किसी का अपने काम पर जाने का मन नहीं था, लेकिन काम भी जरूरी था। रजावत मैंशन। सब सुबह हंसते और बातें करते हुए ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी अर्पित बोला, दादू, मुझे लगता है हमें प्राइंसेस का एडमिशन कॉलेज में करवा देना चाहिए। चंद्रकांत जी, आप सही बोल रहे हैं, ऐसे भी हमारी राजकुमारी बहुत कुछ मिस की है, अब हमें और लेट नहीं करना चाहिए। आर्यन, मैं कॉलेज में बात करता हूं। तभी विक्रम जी अपने सीरियस फेस के साथ बोले, प्राइंसेस अभी कॉलेज नहीं जाएगी। अरुण, लेकिन पापा प्राइंसेस कॉलेज क्यों नहीं जाएगी? विक्रम जी, क्योंकि मैं बोल रहा हूं प्राइंसेस घर में रहकर रेस्ट करेंगी। बोल अपनी जगह से खड़े होकर कीर्ति के पास गए। विक्रम जी कीर्ति के सिर पर किसकर मेंशन के बाहर निकल गए। सब देखते रह गए। अर्पित, पापा को आज हुआ क्या है? कल से वह काफी अजीब बिहेव कर रहे हैं, आज से पहले ऐसा नहीं हुआ है। सबको कल से विक्रम जी का बर्ताव कुछ अलग लग रहा था। चंद्रकांत जी बोले, तुम लोग ज्यादा सोच रहे हो, प्राइंसेस अभी अभी घर आई है, इसलिए वह चाहते हैं अभी हमारी गुड़िया रेस्ट करें, और कोई बात नहीं है, सब अपना अपना खाना खाए। क्या करेंगे विक्रम जी? क्या होगा कीर्ति के साथ? स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। च 13 अंडरवर्ल्ड किंग ब्लैक ड्रैगन। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।
दोस्तों आप लोग रेटिंग देना ना भूले प्लीज गाइस, रेटिंग दो। अब आते कहानी पर। सबको विक्रम जी का बर्ताव कल से अजीब लग रहा था, लेकिन फिर चंद्रकांत जेड के बोलने पर सबका ध्यान विक्रम जी से हट गया। सब वापस नॉर्मल होकर नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद सब अपने अपने काम के लिए निकल गए। अरुण और अर्पित कीर्ति को जल्दी आने का बोल निकल गए। वही आर्यन भी कीर्ति के फॉरहेड पर किस कर निकल गया। वही सबके जाने के बाद कीर्ति वापस अपने रूम में आ गई। उसके दिमाग में कुछ खतरनाक चल रहा था जो कि उसके दुश्मनों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। कीर्ति अपने रूम से लगे स्टडी रूम में चली गई। वह रूम आर्यन स्पेशली कीर्ति के लिए डिजाइन करवाया था। जब आर्यन को पता चला उसकी बहन इतनी बड़ी साइंटिस्ट है, उसके दूसरे दिन ही वह कीर्ति के लिए ये रूम रेडी करवाया, जिसमें कुछ एडवांस कंप्यूटर के साथ कुछ और इक्विपमेंट थे। कीर्ति अपना कंप्यूटर ऑन कर सिस्टम पर बैठ गई। उसके एक्सप्रेशन काफी ज्यादा सीरियस थे। कीर्ति अरोड़ा इंडस्ट्री और अरोड़ा मैंशन के साथ उनके अकाउंट, मोबाइल के साथ काफी कुछ हैक कर ली। अब उसकी लाइफ कीर्ति के कंट्रोल में थी। सारा काम खत्म कर कीर्ति डेविल स्माइल के साथ बोली, बहुत जल्द मैं इस खेल के मास्टरमाइंड तक पहुंचूंगी, लेकिन उससे पहले तुम लोग की जिंदगी नरक बना दूंगी। तुम लोगों ने जो मुझसे से पाया है वह सब मैं वापस लूंगी। अगर सिर्फ तुम्हें मौत दूंगी तो इंसाफ कैसे होगा। तुम लोग के कारण मुझे मरना पड़ा। इतनी प्यारी फैमिली होते हुए 18 साल तक मुझे एक कैदी के जैसे जीना पड़ा। अपने और अपने परिवार के हर आंसू, हर दर्द का बदला लूंगी। जिस पर तुम लोग को सबसे ज्यादा घमंड है वही तुमसे सबसे पहले दूर करूंगी। तुम्हारा नाम, पैसा और पावर सब कुछ खत्म कर तुम्हें एक दर्दनाक मौत दूंगी। फिर कुछ सोचते हुए कीर्ति अपने कंप्यूटर पर वापस हाथ चलाते हुए बोली, मुझे खुद के कंडीशन को अच्छे से जानना होगा। इन सब के पीछे जरूर कोई ऐसा है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। हो ना हो मेरी तरह और भी इंसान इस एक्सपेरिमेंट के हिस्सा होंगे। मुझे जल्दी से सब कुछ पता करना होगा। एक अंधेरी जगह जहां सिर्फ लोगों और जानवरों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, उसी जगह पर एक आदमी ऊपर से नीचे तक ब्लैक कपड़े पहने, अपने फेस पर ब्लैक मास्क लगाए, एक सिंहासन पर बैठा था। उस सिंहासन के दोनों साइड ब्लैक ड्रैगन बना था। उसके आसपास 4 लोग खड़े थे, जिनमें 3 के चेहरे पर मास्क था। उस जगह पर कई सारे गार्ड्स खड़े थे। उसी जगह पर उस इंसान के सामने 4 लोगों को बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा था। जंगली कुत्ते उन्हें नोच रहे थे। उन आदमी की दर्दनाक चीखें वहां गुंज रही थी। वह आदमी अपने सामने बैठे आदमी के सामने गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर बोल रहे थे, हेल किंग, हमने कुछ नहीं किया है। थोड़ी देर बाद सिंहासन पर बैठा आदमी अपने हाथ से उनको रुकने का इशारा किया। 2 गार्ड्स आकर उन कुत्तों को उन आदमियों से अलग किए। सिंहासन पर बैठा आदमी इस हेल का किंग है। उनको दुनिया अंडरवर्ल्ड किंग ब्लैक ड्रैगन के नाम से जानती है। वह अपनी खतरनाक आवाज में बोला, किसके कहने पर तुम वहां नजर रख रहे थे। वह आदमी समझ गए किंग क्या पूछ रहे हैं। उनका लीडर दर्द से कराहते हुए बोला, किंग, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला था। रजावत और राठौर मैंशन पर नजर रखने की साथ के एक फोटो भी मिला था। उन्होंने उस लड़की पर नजर रखने का बोला। फिर वह आदमी एक लड़की का फोटो किंग को देते हुए बोला, किंग, हमें नहीं पता था वह आपके लोग हैं। अगर पता होता तो हम ऐसा कभी नहीं करते। प्लीज किंग, हमें छोड़ दीजिए। उस फोटो को देख किंग के साथ वहां खड़े लोगों के एक्सप्रेशन डार्क हो गया। सेकंड किंग, जिसको अंडरवर्ल्ड में सब ईगल के नाम से जानते हैं, वह लीडर को मारते हुए बोला, किसने दिया था तुझे ये कॉन्ट्रैक्ट? जल्दी बताओ। वह आदमी डरते हुए बोला, हमें अननोन नंबर से मैसेज आया था। उसी साथ साथ एक पार्सल आया जिसमें बहुत सारा कैश था। हम उस आदमी को नहीं जानते। ईगल उन आदमियों को थोड़ी देर मर कर गुस्से में गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए बोला, इनको जंगली भेड़ियों के आगे जिंदा फेंक दो। ये सुन वह आदमी मौत की भीख मांगने लगे, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। गार्ड्स और उन आदमी के जाने के बाद वहां 5 लोग बचे। सबने अपना मास्क निकाल लिया। ये है हमारे न्यू जनरेशन के डेविल एस अंडरवर्ल्ड किंग ब्लैक ड्रैगन प्रत्यक्ष राठौर, जिसको दुनिया हेल किंग के नाम से जानती है। हेल किंग और ब्लैक ड्रैगन एक ही इंसान है। इनके पार्टनर है ब्लैक ईगल, जो कोई और नहीं आर्यन रजावत है। इनका साथ कबीर और अमित देते हैं। अंडरवर्ल्ड में किंग का फेस और उनके लेफ्ट हैंड माइकल है। माइकल सिर्फ किंग और ईगल के ऑर्डर फॉलो करता है। आर्यन पैनिक करते हुए बोला, हमें मेंशन की सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। इस बार मैं अपनी प्रिंसेस को कुछ नहीं होने दूंगा। आर्यन को पैनिक करता देख प्रत्यक्ष उसके सामने आकर बोला, तुम्हें याद है ना हम इस दुनिया में क्यों आए थे? आर्यन प्रत्यक्ष के आंखों में देखते हुए बोला, कैसे भूल सकता हूं। हम इस दुनिया में अपने दुश्मनों से अपनी फैमिली को बचाने और प्रिंसेस को ढूंढने के लिए आए थे। फिर प्रत्यक्ष के गले लगा, बोला, थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। तूने प्रिंसेस के लिए बहुत कुछ किया है। अगर तू नहीं होता तो पता नहीं मैं खुद को कैसे संभाल पाता। प्रत्यक्ष बोला, शी इज माई लाइफ, माई हैप्पीनेस, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर आर्यन को खुद से अलग कर बोला, तुम ऐसे हर नहीं सकते हो। हमें जल्द ही उस इंसान तक पहुंचना होगा, क्योंकि वो जो कोई भी है बहुत पावरफुल है। हमें और हमारी फैमिली को अच्छे से जानता है। फिर प्रत्यक्ष माइकल से बोला, वर्ल्ड में जितने भी रिसर्च लैब ऑर्गेनाइजेशन है जहां ह्यूमन एआई या फिर किसी भी तरह का ह्यूमन रिसर्च हो रहा है, उसका पता करो। मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए।
आर्यन बोला, वर्ल्ड के बेस्ट साइंटिस्ट की टीम रेडी करो, हमें जल्द से जल्द प्राइंसेस को ठीक करना होगा, मैं उसे दर्द में नहीं देख सकता। माइकल आर्यन और प्रतीक्ष का ऑर्डर फॉलो करने चला गया। अमित, मैं मैंशन के बैकयार्ड में एक मिनी हॉस्पिटल रेडी करवाता हूँ किसी भी इमरजेंसी के लिए। कबीर, मैं अपने लोगों को हाई अलर्ट पर कर देता हूँ क्योंकि खतरा बढ़ने वाला है। ऐसे ही थोड़ी देर डिस्कशन के बाद सब वहां से निकल गए। डेवल लैब। यहाँ लैब में विक्रम जी, विक्रांत जी, प्रणव जी, अभिषेक जी और ऋतिक जी अपने अपने काम में लगे थे। वह दिन रात मेहनत कर रहे थे। सबने व्हाइट लैब कोट पहन रखा था। विक्रम जेड के हाथ में कुछ रिपोर्ट था जिस पर सब डिस्कस कर रहे थे। प्रणव जी हैरानी से बोले, प्राइंसेस सिर्फ 18 साल की है, इतना स्ट्रांग ड्रग वह कैसे ले सकती है? ये तो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, इससे इंसान को बहुत ज्यादा दर्द होता है। विक्रांत जी, उसके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। उनके बॉडी में जो केमिकल है जिसका एंटीडोट बनाने के कुछ ऐसी जड़ी बूटियां लगती है जो बहुत मुश्किल से मिलती है। अभिषेक जी, इन सब से प्राइंसेस की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही है, हमें जल्द से जल्द उस ड्रग का एंटीडोट बना होगा जिससे उसके ऑर्गन फेल ना हो। हम केमिकल के एंटीडोट से पहले ड्रग का एंटीडोट बनाना होगा। विक्रम जी जो सब कुछ सुन रहे थे वह बोले, हमें मिलकर कल तक एंटीडोट बना होगा, हमें जो भी चीज चाहिए उसके लिए टीम को इन्फॉर्म करो। ऋतिक जी, मुझे लगता है इसमें हमें उन सब की हेल्प लेनी चाहिए, हमारे पास सोर्स है लेकिन टाइम नहीं। इस समय अंडरवर्ल्ड किंग के साथ पूरे वर्ल्ड पर उनका राज है, हमें इस समय सिर्फ प्राइंसेस पर ध्यान देना चाहिए, बाकी काम वह लोग संभाल लेंगे। ऋतिक जी की बात सुन विक्रांत जी अपनी आंखें छोटी कर बोले, तुम बोलना चाहते हो हमारे बच्चे हमसे ज्यादा पावरफुल है? तुम भूल रहे हो हम द डेविल्स एस साइंटिस्ट्स है जिनके नाम का खौफ पूरे दुनिया में आज भी है। हमारे सामने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होने से पहले 1000 बार सोचता था। ऋतिक जी, मैं यह नहीं बोल रहा हमारे पास पावर नहीं है या फिर हम कर नहीं सकते, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ प्राइंसेस के पास ज्यादा वक्त नहीं है, उसकी कंडीशन खराब हो रही है और इस समय हमारा नेटवर्क 10 साल पहले जैसा नहीं है। इस समय हमारे बच्चों का नेटवर्क ज्यादा स्ट्रांग है, तो हमें मिलकर काम करना होगा क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारे बच्चे प्राइंसेस के लिए बेस्ट साइंटिस्ट्स का टीम ढूंढ रहे होंगे और अभी हमें जल्द से जल्द रिसोर्सेज चाहिए। और रही बात हमारे दुश्मनों की, तो उनका सामना हम डेविल्स ही करेंगे क्योंकि बेटा कितना भी होशियार हो, बाप बाप ही होता है। बोल डेविल स्माइल करने लगे, सब उनकी बात का मतलब समझ आ गया। विक्रम जी, हम पहले एंटीडोट रेडी करते हैं, उसके बाद कल रात 7 में उनसे बता करेंगे। फिर सब अपने अपने काम में लगा गए। तो आगे क्या होगा? कौन है अनजाना दुश्मन? क्या होगा जब किंग का डेविल से सामना होगा? गाइस, ये कहानी आगे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसमें कॉमेडी के साथ रोमांस भी मिलेगा, बस थोड़ा इंतजार करिए। और प्लीज गाइस ज्यादा से ज्यादा रीडिंग दे वरना पॉकेट नॉवल स्टोरी को बंद कर देगा, प्लीज आप लोग सपोर्ट करें। 14 न्यू लॉन्च खराब मटेरियल। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और प्लीज रेटिंग देना ना भूले। स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। अब आते हैं कहानी पर। नेक्स्ट डे। कल से कीर्ति बहुत ज्यादा खुश थी, हो भी क्यों ना, आज से उसके दुश्मनों की तबाही जो शुरू होने वाली है। ब्रेकफास्ट करने के बाद विक्रम जी अपने काम के लिए निकल गए। वह अपने टीम के साथ मिलकर दिन रात लैब में ड्रग एंटीडोट पर काम कर रहे थे। विक्रम जी को समझ आ गया था, वो लोग कभी भी कीर्ति तक पहुंच सकते हैं। आप लोग को जो भी विक्रम जी को लेकर कंफ्यूज होगा वह आगे पता चलेगा। जहां तक बात रही कीर्ति की, तो वह जानती है उस पर एक्सपेरिमेंट हुआ है लेकिन उसको इस बारे में ज्यादा पता नहीं है। पिछले जन्म में भी उसको अपने कंडीशन के बारे में ज्यादा पता नहीं था, बस कीर्ति को इतना पता था उसकी जिंदगी दूसरों के लिए सही नहीं है, इसलिए वह अपने आप को खत्म कर ली थी। कीर्ति को इस जन्म में भी अपने ऊपर हुए एक्सपेरिमेंट के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। वही विक्रम जी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, वह सिर्फ देखकर ही बता सकते हैं कीर्ति की कंडीशन कैसी है। वह बहुत अच्छे से समझ रहे हैं इन सब के पीछे कोई एक इंसान नहीं बल्कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। कीर्ति अरुण और अर्पित के साथ हॉल में बैठी बातें कर रही थी। आज उन दोनों को कॉलेज नहीं जाना था, इसलिए वह सब आज दिन भर मस्ती करने वाले थे। आर्यन अपना लैपटॉप लेकर रूम से बाहर निकल हॉल में आया। जैसे ही उसकी नजर कीर्ति पर गई, कुछ सोचकर वह कीर्ति के पास जाकर बोला, प्राइंसेस आज आप इतनी खुश हो, क्या बात है? कीर्ति बड़ी सी मुस्कान के साथ बोली, भाई आज मेरे तरफ से किसी को बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, चाहे तो उनका रिएक्शन आप लाइव देख सकते हो। तभी अचानक आर्यन को कुछ याद आया जिसको याद कर उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गया। वह बोला, जरूर, मैं इतना अच्छा शो कैसे मिस कर सकता हूँ जिसे मेरी प्राइंसेस ने तैयार किया हो। दोनों के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गया। आर्यन कीर्ति को बाय बोलकर वहां से जाने लगा। वह जैसे ही मेन गेट पर आया, अचानक सामने आ रही कृतिका से टकरा गया। वह गिरती उससे पहले आर्यन उसको कमर से पकड़ अपने करीब खींच लिया। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे के आंखों में खो गए। दोनों के दिलों की धड़कन बढ़ गई। कृतिका आर्यन को बचपन से प्यार करती है,
ये बात आर्यन भी जानता है, उसके दिल में भी कृतिका के लिए सेम फीलिंग है। वो दोनों दुनिया जहां से बेखबर एक दूसरे के बाहों में गुम हो गए, तभी दोनों वीर के आवाज लगाने पर होश में आए। कृतिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया, वही आर्यन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गया। आर्यन वहां से निकल गया। कृतिका और वीर मैंशन के अंदर हॉल में सबके पास आ गए। होटल डायमंड। होटल डायमंड मुंबई का सबसे बड़ा होटल। इसके कॉन्फ्रेंस हॉल में कई सारे रिपोर्टर के साथ शहर के कुछ बड़े बड़े कंपनी के सीईओ आए थे। आज एशिया के टॉप 10 कंपनी में से एक अरोरा इंडस्ट्री, जो अपने टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाता है, उसका न्यू प्रोडक्ट लॉन्च आज होने वाला है। अरोरा इंडस्ट्री साल में 2 बार यूनिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस लॉन्च करता है, जिसका डिमांड इंडिया में ही नहीं अदर कंट्री में भी होता है। आज अरोरा इंडस्ट्री एक न्यू प्रोडक्ट के साथ एक नया सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम भी लॉन्च करने वाला था। पूरी अरोरा फैमिली इस लॉन्च के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। यश और रंजीत मेहमानों का वेलकम कर रहे थे, वहीं नीलम और काव्या कुछ हाई क्लास लेडीज के साथ बातें करते हुए अपने गहनों और कपड़े का शो ऑफ कर रही थी। करीब 1 घंटे बाद प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। यश स्टेज और जाकर अपने न्यू प्रोडक्ट के बारे में सबको बताने और दिखाने लगा। मीडिया इस शो को लाइव टीवी पर दिखा रहे थे। थोड़ी देर बाद जैसे ही उस डिवाइस को चलाया गया, उसमें ब्लास्ट हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया अचानक हुआ क्या। रंजीत स्टेज पर आकर हल्की मुस्कान के साथ बोले, सॉरी एवरीवन, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये सब हुआ, हम अभी उसके कुछ और सैंपल दिखाते हैं। ऐसे ही कुछ और डिवाइस में भी ब्लास्ट हुआ। तभी वहां कुछ मटेरियल्स टेस्टिंग डिपार्टमेंट के लोग आए। ये डिपार्टमेंट मार्केट में आने वाले न्यू प्रोडक्ट में यूज होने वाले मटेरियल के क्वांटिटी एंड क्वालिटी को चेक कर उसको अप्रूव करते हैं, तभी कोई भी कंपनी उस प्रोडक्ट को मार्केट में ला सकता है। मटेरियल डिपार्टमेंट के ऑफिसर को वहां देख रंजीत उनके पास आकर बोला, सर आप लोग, ये कुछ काम था। उन सब का हेड मानिक सहाय आगे आकर बोला, मिस्टर अरोड़ा, हमें खबर मिला है आप अपने डिवाइस में लो क्वालिटी का मटेरियल यूज करते हैं। रंजीत, सर आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, हमारे प्रोडक्ट में कोई मिलावट नहीं है। मानिक, वह हमें थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। फिर मानिक अपने ऑफिसर को सारा प्रोडक्ट चेक करने को बोला। करीब 2 घंटे बाद मनिका सहाय के हाथ में कुछ रिपोर्ट था। मनिका उन रिपोर्ट को लेकर रंजीत के सामने खड़ा हो गया। मानिक सहाय रंजीत से बोला, मिस्टर अरोड़ा, हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी। आपके कंपनी पर पब्लिक को इतना भरोसा है और आप लोग उस भरोसे का गलत फायदा उठा रहे हैं। रंजीत, सर यह आप क्या बोल रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। मनिका गुस्से में बोला, यह इतनी चीप क्वालिटी का मटेरियल ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में कैसे यूज कर सकते हैं। अगर यह प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता तो आपको आइडिया भी है कितना बड़ा हादसा हो सकता था। मनिका की बात सुन रंजीत हैरान अपनी जगह पर खड़ा रहा। वही हालत नीलम, काव्या और यश का था। मानिक अपने साथ आए ऑफिसर से बोला, यहाँ पड़े सारे प्रोडक्ट को सील करो, साथ में अरोड़ा इंडस्ट्री के जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में है उन पर बैन लगाकर दोबारा सबको चेक करो। फिर रंजीत से बोला, कल हमारे ऑफिसर आपके कंपनी में आएंगे हैं, आपको वहां मौजूद रहना है। थोड़ी देर बाद वह सारे ऑफिसर अपना काम कर वहां से निकल गए। वहां आए मेहमान भी धीरे धीरे वहां से जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहां सिर्फ नीलम, काव्या, यश और रंजीत बचे। यश रंजीत से बोला, डैड, हमारे प्रोडक्ट के मटेरियल में प्रॉब्लम कैसे हो सकता है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, हम तो हर बार बेस्ट मटेरियल यूज करते हैं। जरूर हमारे कंपनी में कोई गद्दार है जो हमें बर्बाद करना चाहता है। रंजीत, तुम सही बोल रहे हो, जरूर कुछ ऐसा है जो हमें दिख नहीं रहा है। तभी वहां रंजीत का असिस्टेंट भागते हुए आया। उसके चेहरे पर डर और घबराहट था। अपने असिस्टेंट को इतना हड़बड़ाया देख रंजीत बोला, क्या हुआ। असिस्टेंट बोला, बॉस आप एक बार न्यूज़ देखिए, हर जगह से हमारे प्रोडक्ट को बाइकआउट किया जा रहा है, हमारे सारे प्रोडक्ट नकली निकल रहा है। अपने असिस्टेंट की बात सुन रंजीत जल्दी से न्यूज़ चेक किया। करीब 3 घंटे में अरोड़ा इंडस्ट्री का नाम मार्केट में पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। हाई क्लास कस्टमर अरोड़ा इंडस्ट्री पर केस कर रहे थे। वह सब अभी न्यूज़ देख ही रहे थे। तभी रंजीत का फोन बजा। उधर से एक आदमी अपनी घबराहट भरी आवाज में बोला, बॉस, कंपनी के बाहर कुछ लोग आकर हंगामा कर रहे हैं, सारे शेयर होल्डर कंपनी में आए हैं, आपको यहाँ जल्दी आना होगा। फोन पर सारी बात सुन रंजीत के जैसे पैरों तले जमीन सरक गई। उसके हाथ से मोबाइल छूट नीचे गिर गया। वह गिरता उससे पहले यश उसको संभाल लिया। यश, डैड क्या हुआ। रंजीत उसको सारी बात बता दिया। सारी बात सुनकर यश का भी कुछ यही हालत हुआ। फिर भी वह खुद को संभाल कर बोला, डैड, हम पहले ऑफिस चलकर देखते हैं वहां सब कैसा है, हम अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हैं। रंजीत को भी यह ठीक लगा। थोड़ी देर बाद रंजीत अपने असिस्टेंट और यश के साथ होटल से ऑफिस के लिए निकल गया। राठौर इंडस्ट्री। प्रतीक्ष का कैबिन में लगे बड़े से टीवी पर यह सब देख रहे प्रतीक्ष, आर्यन, कबीर, अमित और कार्तिक के फेस पर डेविल स्माइल आ गया।
कार्तिक को भी अब सब कुछ पता चल गया था। पूरा न्यूज़ देखने के बाद कार्तिक हंसते हुए बोला, भाई, हमारी प्राइंसेस कितनी ओएसएम है, उसने तो एक बार में ही अपने दुश्मन को क्लीन बोल्ड कर दिया। कबीर, वो तो है, लेकिन प्राइंसेस ने ये सब किया कैसे होगा? अमित, इसका जवाब तो हमें प्राइंसेस ही दे सकती है। तभी प्रतीक्ष अपना फोन निकाल किसी को कॉल लगाकर कुछ बोला, जिसे सुन सबकी मुस्कान दुगानी हो गई। कार्तिक, भाई, आपने क्या मौके पर चौका मारा है, अब तो मजा आएगा, कल तक तो अरोड़ा फैमिली रोड पर आ ही जाएगा। प्रतीक्ष, उन लोगों के कारण मेरी लिटिल रैबिट को बहुत कुछ सहा है, ये तो बस शुरुआत है। तो आगे क्या होगा? क्या किया प्रतीक्ष ने? क्या होगा कीर्ति का अगला कदम? च 15 अरोड़ा इंडस्ट्री की बर्बादी, द डेविल्स को ढूंढना। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। स्माइलिंग फेस और प्लीज गाइस रेटिंग देना ना भूले। स्माइलिंग फेस। अब आते हैं कहानी पर। राठौर इंडस्ट्री। प्रतीक्ष के साथ उसके कैबिन में बैठे कबीर और आर्यन किसी प्रोजेक्ट पर डिस्कस कर रहे थे। तभी डोर पर नॉक हुआ। प्रतीक्ष के कमिंग बोलने पर रॉबिन अंदर आया। उसके हाथ में एक फाइल था। रॉबिन अंदर आकर सबको ग्रिट किया। उसको ऑफिस में देख सब सीरियस हो गए। माइकल और रॉबिन दोनों ही अंडरवर्ल्ड किंग के खास आदमी है। माइकल जहां अंडरवर्ल्ड के काम को देखता है, वही रॉबिन बाकी काम को हैंडल करता है। रॉबिन वर्ल्ड का बेस्ट हैकर भी है। रॉबिन और माइकल के अलावा दो और खास आदमी है जिनके बारे में हमें आगे पता चलेगा। रॉबिन को देख आर्यन सीरियस आवाज में बोला, पता चला राजीव अरोड़ा की क्या दुश्मनी है हमारे साथ, और इन सब में उसका साथ कौन दे रहा है? रॉबिन, बॉस, आप लोग का शक सही था, राजीव अरोड़ा सिर्फ एक मोहरा है। राजीव अरोड़ा विक्रम बॉस के कॉलेज फ्रेंड है। उनकी पहचान कॉलेज में हुई थी। राजीव अरोड़ा कॉलेज में पहले बहुत फेमस था, लेकिन बिग बॉस के आने के बाद सब कुछ बदल गया। कॉलेज में राजीव बिग बॉस और उनके ग्रुप अभिषेक, विक्रांत, प्रणव और ऋतिक से बहुत जलने लगा। बिग बॉस का ग्रुप हर चीज में आगे होता। टीचर के साथ कॉलेज के स्टूडेंट भी उनको पसंद करने लगे, जिसके कारण वह उनके सामने अच्छा बनता था। एक दिन जब राजीव को पता चला उसकी बेस्ट फ्रेंड नीलम, जिसे वह बचपन से प्यार करता है, वह विक्रम को पसंद करने लगी, तो वह गुस्से में पागल होने लगा। लेकिन अपने दोस्त के लिए वह शांत रहा। नीलम विक्रम सर को पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज की। सर उनको पसंद नहीं करते थे, इसलिए वह नीलम को सबके सामने रिजेक्ट कर दिए, जिसके कारण नीलम को बहुत गुस्सा गया। वह कॉलेज की ब्यूटी क्वीन थी। सर के इस एक्शन के बाद राजीव का गुस्सा और जलन नफरत में बदल गया। इस हादसे के एक महीने बाद बिग बॉस अपने ग्रुप के साथ अमेरिका चले गए थे। कबीर कंफ्यूज होकर बोला, जब राजीव अंकल से इतनी नफरत करता है तो वह उनके सामने इतना अच्छा क्यों बनता है? वो तो हमारे फैमिली फ्रेंड है। रॉबिन, बिग बॉस कॉलेज के सेकेंड ईयर में ही अपने दोस्तों के साथ अमेरिका चले गए थे, जिसके कारण उन्हें राजीव के नफरत के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। वो लोग 7 साल बाद वापस आए। उस समय अरोड़ा इंडस्ट्री इंडिया की नंबर 1 कंपनी थी, लेकिन आने के कुछ महीने बाद रजावत इंडस्ट्री एशिया की नंबर 1 कंपनी बन गई। बिजनेस वर्ल्ड में सब उनको शार्क के नाम से जानने लगा। इसके कारण रंजीव की नफरत बढ़ने लगी, लेकिन वह बहुत चालाक आदमी था। उस समय नीलम भी उसके साथ थी। नीलम राधिका मैम से नफरत करने लगी। धीरे धीरे वो लोग बिग बॉस का दोस्त बनाने लगे। किसी को उन पर शक नहीं हुआ, क्योंकि वह उनके दोस्त थे। आज के 12 साल पहले जब कीर्ति मैम के साथ वह हादसा हुआ था, उस समय वह वही था। मैम के किडनैप होने में उसका हाथ था। कीर्ति मैम के जाने के बाद राजीव बिग बॉस से दूर होने लगा, जिससे किसी को उस पर शक नहीं हुआ। उस समय वह सिर्फ मैम को ढूंढने का नाटक कर रहा था। डीप इन्वेस्टिगेशन करने पर हमें पता था राजीव अरोड़ा सिर्फ एक मोहरा, असली मास्टरमाइंड कोई और है। कीर्ति मैम का किडनैप भी उस मिस्टीरियस आदमी के कहने पर हुआ था। सारी बात सुनने के बाद वहां सन्नाटा छा गया। सब अपनी सोच में गुम हो गए। तभी प्रतीक्ष बोला, साइंटिस्ट के टीम की क्या अपडेट है? वह मिले। रॉबिन, बॉस, हमें एक ग्रुप का नाम पता चला जिसके हर मेंबर अलग अलग फील्ड में जीनियस है, लेकिन इनका लीडर ऑलराउंडर है, लेकिन आज तक इनको किसी ने देखा नहीं है। आर्यन, वह चाहे कितने भी मिस्ट्रियस हो, उन्हें मेरी प्राइंसेस को ठीक करना होगा। तुम उनका पता करो, मैं खुद उनसे बात करूंगा, उनको जो चाहिए मिलेगा। रॉबिन, सॉरी बॉस, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। वह अपने मर्जी के मालिक है। उनका नाम द डेविल्स 5S है। इनके लीडर द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट है। इनका नाम ही काफी है पूरे अंडरवर्ल्ड के साथ मेडिकल और टेक्नोलॉजी के फील्ड में तहलका लाने के लिए। इनकी एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है। इनके बनाए मेडिसिन और केमिकल इंसान के लिए वरदान है, लेकिन पिछले 10 साल से इनका कुछ भी पता नहीं चल है। कबीर, हमारे पावर के सामने ये कुछ नहीं है। अंडरवर्ल्ड किंग हमारे सामने है। कबीर की बात सुन रॉबिन, आर्यन और प्रतीक्ष उनको अजीब नजरों से देखने लगे। आर्यन, तुझे पता है ये कौन है? कबीर, हाँ, वह एक साइंटिस्ट है। और क्या? आर्यन, दे आर द माफिया रूलर। इनके नाम भर से बड़े बड़े माफिया डर से कहते हैं। एक बार तू इनके बारे में अच्छे से पता कर ले।
आर्यन के बोलने पर कबीर अपना मोबाइल निकाल उसमें डेविल्स के बारे में सर्च करने लगा। करीब 10 मिनट बाद उसके सर से पसीना निकलने लगा। वह हकलाते हुए बोला, यार कोई इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। हमना कि हम भी खतरनाक है, लेकिन ये तो हमारे भी बाप है। लेकिन कुछ भी बोलो, दे आर ग्रेट, मुझे एक बार उनसे मिलना जरूर है। क्या होगा जब कबीर को पता चलेगा ये सच में इनके बाप ही है। प्रतीक्ष रॉबिन से बोला, कोशिश करते रहो, इनको मेल करो, हमारा उनसे मिलना जरूरी है। अपने कुछ आदमी को इनके ऑर्गेनाइजेशन भेजो, अपने सारे पावर का यूज करो। ऐसे ही वह कुछ और इंस्ट्रक्शन दिया। रॉबिन के जाने के बाद आर्यन और कबीर भी वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल गए। अरोड़ा इंडस्ट्री के बाहर करीब 100 लोग खड़े थे। वह लोग अपने पैसे वापस मांग रहे थे कंपनी से, क्योंकि उनका प्रोडक्ट खराब निकला, साथ में उनका बहुत नुकसान भी हुआ। रिपोर्ट्स न्यूज लाइव दिखा रहे थे। यश और राजीव अरोड़ा कंपनी के बैक डोर से अंदर आए। ऑफिस के एम्प्लॉय भी काफी परेशान थे। राजीव और यश मीटिंग असिस्टेंट के साथ डायरेक्ट मीटिंग हॉल के अंदर आए। वहां शेयर होल्डर्स गुस्से में उनका इंतजार कर रहे थे। राजीव के अंदर आते ही सब उन पर सवालों का वार करने लगे। एक शेयर होल्डर गुस्से में बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे कंपनी में खराब मटेरियल यूज करने की। हमने साफ साफ बोला था मटेरियल हाई क्वालिटी का होना चाहिए। दूसरा बोला, तुम लालच में आकर इतने लोगों की जान खतरे में कैसे डाल सकते हो। इनका जवाब है तुम्हारे पास। तीसरा बोला, ये क्या बोलेगा, अब हमारा जो भी नुकसान हुआ है इसकी भरपाई यही करेंगे। ऐसे ही लोग बोलने लगे। सबको अपने खिलाफ बोलता देख राजीव बोला, मटेरियल हाई क्वालिटी का था। कोई हमारे कंपनी में है जो हमें बर्बाद करना चाहता है। ऐसे लड़ने से अच्छा हमें मिलकर उसे पकड़ना चाहिए। एक लार्ज शेयर होल्डर बोला, अपनी बकवास बंद करो, हमें कुछ नहीं सुना। जो भी लॉस हुआ है उसकी भरपाई तुम करोगे और कंपनी को बचाने के लिए तुम्हें अपने शेयर बेचने पड़ेंगे। 2 दिन के अंदर कंपनी के हालत ठीक नहीं हुए तो तुम्हें कंपनी छोड़ना होगा। यश जो कब से सब कुछ सुन रहा था, वह कंपनी छोड़ने के नाम पर गुस्से में बोला, तुम लोग होते कौन हो हमें यहां से निकाले वाले, भूलो मत ये हमारी कंपनी है, इसके मालिक हम है। 53% शेयर हमारे पास है। मैं भी देखता हूं हमें हमारी कंपनी से कौन निकालता है। यश के ऐसे बोलने पर वहां बैठे सारे लोग गुस्से में उसको घूरने लगे। तभी एक शेयर होल्डर अपनी जगह से उठकर बोला, ठीक, अगर ये तुम्हारी कंपनी है तो बचा लो इसे, मैं अपने शेयर बेच रहा हूं, बोल वहां से चला गया। ऐसे ही करते हुए सब वहां से चले गए। सबके जाने के बाद यश गुस्से में बोला, जो कोई भी इनके पीछे है उसको मैं एक दर्दनाक मौत दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ यह सब करने की। राजीव, यश, अभी हमें जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। अभी हमें हमारे कंपनी को बचाना होगा, नहीं तो अरोड़ा इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगा। कैसी होंगी डेविल्स से मुलाकात, क्या होगा सबका रिएक्शन अल्बर्ट और उनके टीम से मिलकर, क्या करेगी कीर्ति आगे। हेलो गाइस, कल आप लोग को जल्द से कहानी में रोमांस देखने को मिलेगा। इतने दिन चैप्टर ना देने के लिए सॉरी फ्रेंड, दरअसल मैं छठ पूजा में बिजी थी। ये पर्व हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब आपको रेगुलर चैप्टर मिलेंगे। जल्द ही धमाका होगा गाइस। ये स्टोरी थोड़ा डिफरेंट होगा, इसमें हमारे सीनियर डेविल जूनियर से कुछ काम पावरफुल नहीं होंगे। 16 एंटीडोट ट्रायल एंड फर्स्ट किस। हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और प्लीज गाइस स्टोरी को रेटिंग देना ना भूले। अब आते हैं कहानी पर। वक्त के साथ अरोड़ा इंडस्ट्री की हालत खराब होने लगी। इंडिया के साथ पूरे एशिया में अरोड़ा इंडस्ट्री और उनके बनाए टेक्नोलॉजी को बायकॉट किया जाने लगा। हालत यश और राजीव के हाथ से निकलने लगा। अरोड़ा इंडस्ट्री बर्बादी के कगार पर आ गया। इस नए प्रोजेक्ट के लिए राजीव कुछ बैंक से लोन लिया था, जिसका नोटिस उन्हें थोड़ी देर पहले मिला। दोनों बैंक के नोटिस को देख दोनों हैरान थे। बैंक अपना पैसा वापस मांग रही है क्योंकि अरोड़ा इंडस्ट्री बैंकरप्ट होने वाला है। दरअसल इन सब के पीछे प्रतीक्ष और आर्यन थे। पूरे शेयर मार्केट को अपने कंट्रोल में लेकर वह अरोड़ा इंडस्ट्री को पूरी तरह से बर्बाद करने लगे, वह भी किसी के नज़र में बिना आए। वह दोनों चाहते थे कीर्ति अपना बदला खुद ले, इसलिए पीछे से उसे बिन पता चले दोनों उसको सपोर्ट करने लगे। अगर इनका बस चलता तो ये दोनों पूरे अरोड़ा खानदान को एक पल में तबाह कर देते। डेविल्स लैब का माहौल बाहर से अलग और सीरियस था। सब फोकस के साथ अपने काम में लगे थे। पिछले 2 दिन और रात से विक्रम, अभिषेक, प्रणव और ऋतिक ड्रग का एंटीडोट बनाने में लगे थे। एंटीडोट कल रात ही बन गया था। वह ड्रग बहुत ही रेयर और खतरनाक था। एंटीडोट को टेस्ट करना बाकी था। ये प्रोसेस 3 स्टेज में हुआ। सुबह से शाम तक टेस्ट और रिसर्च के बाद रिपोर्ट उनके सामने आया। रिपोर्ट को देख सबके चेहरे पर स्माइल आ गया। अभिषेक जी विक्रम जेड के गले लगा, बोले, फाइनली हम थोड़े टाइम के लिए ही सही लेकिन हमारी प्राइंसेस के दर्द को कम कर सकते हैं। अब उसे दर्द में तड़पना नहीं पड़ेगा। प्रणव जी, उसने बहुत दर्द सहा है, बस अब हमारी गुड़िया जल्दी से ठीक हो जाए। अभिषेक और प्रणव जी की बात सब इमोशनल हो गए।
ये 5 एक दूसरे की जान है, सब एक दूसरे के बच्चों से प्यार करते हैं। सारे बच्चों में कीर्ति सबसे छोटी और इंटेलिजेंट थी, इसलिए सब उससे बहुत प्यार करते थे। कीर्ति के किडनैप होने के बाद सबने बहुत कोशिश की उसको ढूंढने की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। ऋतिक जी सबका मूड ठीक करते हुए बोले, भाई मैं बहुत काम कर चुका हूं, अब मुझे मेरी एंगल से मिलना है। फिर विक्रम और अभिषेक जी को घूरते हुए बोला, तुम दोनों तो उसके साथ रहते हो, लेकिन हमारा क्या, हम अभी तक उससे एक बार भी मिले नहीं है। इस पर विक्रांत और प्रणव जी भी हामी भरते हैं। तभी अभिषेक जेड के फोन पर कुछ मैसेज आया, उस मैसेज को देख उनके फेस पर स्माइल आ गया। अभिषेक जी स्माइल करता देख सब उनको देखने लगे। अभिषेक जी सबको अपना मोबाइल दिए, मैसेज देख सब स्माइल करने लगे। विक्रांत जी बोले, लगता है वो लोग अपनी पावर का यूज कर रहे हैं हमें ढूंढने के लिए, हमारा उनके सामने आने का वक्त आ गया, हमें उनकी जरूरत पड़ेगी। ऋतिक जी हंसते हुए बोले, मुझे तो हमारे बच्चों का रिएक्शन देखना है जब उनको पता चलेगा उनका बाप कौन है। बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं ना, अब उन्हें पता चलेगा बेटा चाहे कितना भी आगे हो, बाप बाप ही होता है। सब हंसने लगे। तभी प्रणव बोला, भूलो मत तुम्हारा बेटा भी आने वाला है। इस बात पर वह मुंह बनाते हुए बोले, उस नालायक की बात मत करो, उसे अपनी बाप की कदर नहीं, उसको अब पता चलेगा उसका बाप क्या चीज है। अभिषेक जी, भूलो मत तुम्हारा बेटा कौन है और क्या कर सकता है। ऋतिक मुंह बनाते हुए बोले, कैसे भूल सकता हूं, आखिर हमारा डीएनए जो एक है, चेहरा मेरे जैसा है, लेकिन पूरा का पूरा अपने हिटलर मां पर गया है खड़ूस। प्रणव जी, लगता है भाभी जी को बताना पड़ेगा तुम्हारे यह उच्च विचार, कितना मजा आएगा जब वह तुम्हें सबके सामने डंडे से मरेगी तो। ये सुन ऋतिक जी कुछ सोचने लगे, उसके बाद हड़बड़ा कर बोले, नहीं मेरे भाई, मुझे मेरी जलाद बीवी से मार नहीं खान, प्रिंसेस के सामने मेरी क्या इज्जत रहेगा। तुम लोग मेरे दोस्त होकर मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ऋतिक जी की शकल देख सब हंसने लगे। फिर विक्रम जी अभिषेक जी से बोले, कल दोपहर की मीटिंग फिक्स करो हमारे प्लेस पर, अब हम ज्यादा देर नहीं कर सकते हैं। विक्रम जी अपनी बात बोल लैब से निकलने लगे, उनके पीछे बाकी सब बातें करते हुए निकल गए। नेक्स्ट डे, राठौर मैंशन। सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद अभिषेक जी, हर्षवर्धन जी, तुलसी जी और आशा जी हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। कार्तिक, अर्चना जी और अधीर सी किसी काम से बाहर गए थे, वो लोग बातें कर रहे थे। तभी उनकी नजर कृतिका और वीर पर गया जो नौकर को कुछ समझा रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों सबके पास आए, उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। दोनों की इतना खुश देख अभिषेक जी बोले, क्या बात है, आज मेरे दो अनमोल रत्न बिन लड़े इतना खुश एक साथ, यह चमत्कार हुआ कैसे, कहीं फिर से कोई नया कांड को नहीं किया ना। वीर मुंह बनाकर बोला, पापा आप अपने इतने प्यारे और इनोसेंट बच्चे के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो। कृतिका, हाँ बड़े पापा, हमने कोई कांड नहीं किया है, इस बार हमारी खुशी की वजह कुछ और है। आशा जी, तो हमें बताए आपके खुशी का राज क्या है। वीर, आप लोग को थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तभी वीर के मोबाइल पर कुछ मैसेज आया, जिसको देख वह कृतिका को कुछ इशारा किया। थोड़ी देर बाद मेन गेट से कीर्ति अंदर आई, तभी उस पर फूलों की बारिश होने लगा। उन फूलों को देख कीर्ति के फेस पर बड़ी सी मुस्कान आ गया। उसके पीछे आ रहे अर्पित और अरुण भी यह सब देख स्माइल करने लगे। कीर्ति मेन गेट से होते हुए फूलों के रास्ते से हॉल आई। कीर्ति को राठौर मैंशन में देख स्माइल करने लगे। सब एक साथ बोले, वेलकम इन राठौर मैंशन लिटिल प्रिंसेस। कीर्ति आज पहली बार राठौर मैंशन आई थी। पूरी राठौर फैमिली कीर्ति को अपने घर में देख खुश हो गई। वही कोई था जो कीर्ति को स्माइल करते हुए देख खुद स्माइल करने लगा। वह बोला, लिटिल रैबिट, आज भी तुम नहीं बदली, फूलों को देख तुम्हारे आंखों की चमक आज भी वही है। थोड़ी देर बाद वह इंसान वहां से चला गया। कीर्ति सबसे मिली। कृतिका उसको पूरा राठौर मैंशन दिखाने लगी। अर्पित, अरुण और वीर को जरूरी काम से कॉलेज जाना पड़ा, वह सब आज बाहर घूमने जाने वाले थे। वह तीनों कीर्ति और कृतिका से बाहर मिलने का बोल निकल गए। राठौर मैंशन 3 फ्लोर का है। लास्ट फ्लोर प्रतीक्ष का है, यहाँ उसका रूम, स्टडी रूम और जिम था जहाँ सबका जाना मना था। उसी फ्लोर के एक साइड में एक खूबसूरत सा गार्डन बना था जहाँ सिर्फ फैमिली मेंबर का जाना अलाउ था। उस जगह को देख कीर्ति स्माइल करने लगी। उस गार्डन में कुछ रेयर फूल के साथ कुछ प्लांट लगा था। वह जगह काफी ज्यादा खूबसूरत था। उस जगह को देख कीर्ति के आंखों में चमक आ गया। वह खुद से बोली, ब्यूटीफुल। कृतिका, एंगल बताओ तुम्हें राठौर मैंशन कैसा लगा। कीर्ति बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, मुझे राठौर मैंशन बहुत अच्छा लगा और सबसे ज्यादा अच्छा मुझे ये प्लेस लगा। कृतिका, ये प्रतीक्ष भाई की स्पेशल जगह जहां सिर्फ फैमिली मेंबर आ सकते हैं। फिर टाइम देखकर बोली, ओ शिट, मैं तो भूल ही गई, हमें निकलना भी तो है। एंगल तुम यही बैठो, मैं रेडी होकर आती हूँ। कृतिका के जाने के बाद कीर्ति उस जगह को घूम घूम कर देखने लगी। वहां की सारी चीज उसके पसंद की थी, जिसको देख वह थोड़ा हैरान और खुश दोनों थी। कीर्ति खुद से मगन अपने चारों तरफ देख रही थी। तभी उसका पैर किसी चीज से लगा। वह सामने से आ रहे प्रतीक्ष से टकरा गई। इस अचानक हुए एक्शन से दोनों संभल नहीं पाए और एक साथ जमीन पर गिरे।
कीर्ति को चोट ना लगे इसलिए प्रतीक्ष अपने एक हाथ से उसके कमर और दूसरे हाथ से उसके सर को पकड़ अपने ऊपर कर लिया, लेकिन उसके इस एक्शन से अचानक प्रतीक्ष के ओठों पर कीर्ति के ओठ आ गए। इस एक्शन से दोनों के बॉडी में करंट लगा। जहां कीर्ति की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, वहीं प्रतीक्ष की आंखें सुकून से बंद हो गया। अब क्या होगा आगे? क्या कीर्ति प्रतीक्ष के फीलिंग को समझ पाएगी? क्या होगा जब डेविल्स अपने बेटों से मिलेंगे? गाइस, कल आपको कीर्ति और प्रतीक्ष के कुछ रोमांटिक मूवमेंट मिलेगा, उसी के साथ डेविल्स का सामना अपने माफिया बेटों से होगा। कल का चैप्टर काफी मजेदार होगा। 17 नए एहसास, मीटिंग विद डेविल्स। हेलो फ्रेंड्स, आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। स्माइल और प्लीज गाइस रेटिंग जरूर दे, नहीं तो पॉकेट नॉवल मेरी स्टोरी द कर देगा और मैं इस स्टोरी को पूरा करना चाहती हूं, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो आप लोग। अब आते हैं कहानी पर। इस वक्त कीर्ति पूरी तरह से प्रतीक्ष के ऊपर लेटी अपने ओठों को उसके ओठों पर महसूस कर हैरान हो गई। कीर्ति को कुछ अजीब फील होने लगा, ये फीलिंग उसके समझ से परे थे। कीर्ति के ओठ अपने ओठ पर महसूस कर प्रतीक्ष की आंखें सुकून से बंद हो गई। उसकी पकड़ कीर्ति के कमर और सर पर कस गया। वह मदहोशी में धीरे धीरे अपने ओठों को मूव करने लगा, इसी के साथ अपने हाथ से कीर्ति के कमर को सहलाने लगा। प्रतीक्ष के ऐसा करने से कीर्ति को अपने अंदर गर्मी महसूस होने लगा, उसकी धड़कनें बढ़ने लगी। उसके लिए यह बिल्कुल नए एहसास थे। कीर्ति को प्रतीक्ष का ऐसा करना बुरा नहीं लगा। वह अपनी आंखें बंद कर इस किस को फील करने लगी। कीर्ति को खुद में खोता देख प्रतीक्ष के फेस पर स्माइल आ गया। उनकी किस पैशनेट एंड डीप होने लगी। प्रतीक्ष अपने एक हाथ से कीर्ति के बालों को सहलाने लगा, वही दूसरा हाथ कीर्ति के टॉप के अंदर होते हुए कमर और पेट को सहलाने लाना। थोड़ी देर बाद कीर्ति अनजाने में उसका साथ देने लगी। करीब 15 मिनट बाद जब कीर्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम हुआ, तब जाकर प्रतीक्ष उससे अलग हुआ। कीर्ति लंबी लंबी सांस लेने लगी। उसका चेस्ट प्रतीक्ष के चेस्ट से टकराने लगा, जिससे प्रतीक्ष के पूरे शरीर में गर्मी फील होने लगा। प्रतीक्ष गहरी सांस लेकर कीर्ति के कान के पास जाकर अपने मैग्नेटिक वॉइस में बोला, लिटिल रैबिट, मेरे ऊपर से हटो नहीं तो मैं फिर से बोल चुप हो गया। तब जाकर कीर्ति का ध्यान अपने और प्रतीक्ष के पोस्चर पर गया। वह तुरंत प्रतीक्ष के ऊपर से हट से खड़ी हो गई। उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। वही प्रतीक्ष भी खड़ा होकर उसको देखने लगा। प्रतीक्ष के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट आ गया, जिसको वह तुरंत छुपा लिया। प्रतीक्ष कीर्ति के पास आकर धीरे से बोला, कैसा लगा? प्रतीक्ष के सवाल पर कीर्ति हैरानी से उसको देखने लगी। प्रतीक्ष समझ गया कीर्ति क्या सोच रही है। कीर्ति को अजीब फील होने लगा, जिसको महसूस कर प्रतीक्ष बोला, तुम्हें मेरा ये छोटा सा गार्डन कैसा लगा? गार्डन का जिक्र आते ही कीर्ति की स्माइल दुगनी हो गई। वह अपने चारों तरफ देखकर बोली, आपका गार्डन बहुत ब्यूटीफुल है। प्रतीक्ष कीर्ति को प्यार से देखने लगा, जो खुश होकर गार्डन को देखने में लगी थी। प्रतीक्ष कीर्ति के कान में जाकर बोला, वैसे मेरा सवाल का मतलब वही था जो तुम समझ रही थी। कैसी लगी हमारी फर्स्ट किस? तुम मजा आया? प्रतीक्ष की ऐसी बातें सुन कीर्ति शर्म से पानी पानी होने लगी। उसका चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया। कीर्ति को इतना शर्माता देख प्रतीक्ष स्माइल करने लगा। प्रतीक्ष कीर्ति के फहेड पर किस कर बोला, लिटिल रैबिट, ज्यादा सोचो मत, अपना ध्यान रखना और अच्छे से शॉपिंग करना, बोल वहां से निकल गया। प्रतीक्ष के जाने के बाद कीर्ति वहां लगे सोफे पर बैठ एक हाथ अपने दिल और दूसरा हाथ पाने ओठों पर रख खुद से बोली, यह मुझे अचानक क्या हो गया था? मैं अंश को किस कैसे कर सकती हूँ? यह एहसास कैसा था जो मेरे दिल को सुकून और मन को खुशी दे रहा है? कीर्ति के लिए यह एहसास बिल्कुल नया था। वह अपने सोच में गुम थी। तभी वहां कृतिका आई। थोड़ी देर बाद दोनों वहां से निकल गई। प्रतीक्ष की कार। प्रतीक्ष अपने ओठ पर हाथ रख थोड़ी देर पहले हुए इंसिडेंट को सोच स्माइल करने लगा। उसका असिस्टेंट दीपक और ड्राइवर उसको स्माइल करता देख शॉक हो गए। प्रतीक्ष हमेशा अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ रहता, लेकिन आज वह बहुत ज्यादा खुश था। प्रतीक्ष अपने मन में बोला, जानता हूं तुम्हारे लिए यह एहसास नया है, मैं ये भी जानता हूं तुम्हें मेरा करीब आना अच्छा लगा। बहुत जल्द तुम खुद के फीलिंग को समझोगी। करीब 1 घंटे बाद प्रतीक्ष की कार शहर से दूर जंगल के बीच रुका। प्रतीक्ष अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ कार से बाहर निकला। वहां पहले से आर्यन, कबीर और अमित उसका इंतजार कर रहे थे। प्रतीक्ष उनके पास आ गया। आर्यन, हमें अंदर चलना चाहिए, 15 मिनट बाद हमारी मीटिंग है। वो लोग अंदर जाते उससे पहले वहां तेजी से एक कार आकर रुकी। कार से एक 27 साल का लड़का बाहर निकला। अगर कोई लड़की उसको एक बार देखे तो देखते रह जाए, इतना ज्यादा हैंडसम, लेकिन उसका फेस बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। वह लड़का उनके पास आकर सबसे पहले प्रतीक्ष को अपने गले लगाया। उस लड़के को देख सब खुश हो गए। कबीर, आखिर दोस्तों के लिए टाइम मिल ही गया। हमारे मेजर रेहान प्रताप सिंह को, यह इनका 5वां दोस्त है। इनका स्वभाव काफी हद तक प्रतीक्ष और आर्यन के जैसा है। रेहान से मिल सब जंगल के अंदर जाने लगे। उसको एक कॉटेज दिखा जिसके बाहर कुछ गार्ड्स ब्लैक ड्रेस में खड़े थे। एक गार्ड्स उनके सामने आकर उनको ग्रिड किया, फिर सबको अपने साथ कॉटेज के अंदर एक मीटिंग हॉल में लेकर आया।
गार्ड आप सब बैठिए, बॉस आते ही होंगे, बोल वह वहां से चला गया। करीब 5 मिनट बाद मीटिंग रूम का गेट ओपन हुआ। अंदर 5 लोग आए जिन्होंने ऊपर से नीचे तक ब्लैक कपड़े के साथ चेहरे पर मास्क पहना था। उसका ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग था, वह माफिया लगा रहे थे। वह पांचों आकर उसके सामने किसी राजा के जैसे बैठ गए। अमित और कबीर उनको मुंह खोले देखने लगे, वही आर्यन, प्रतीक्ष और रेहान बिना किसी एक्सप्रेशन उनको देखने लगे। प्रतीक्ष अपना हाथ आगे बढ़ा, अपने सामने बैठे आदमी से बोला, हेलो मिस्टर अल्बर्ट। आई होप आप जानते होंगे हमने यह मीटिंग क्यों रखी है। मैं चाहता हूं आप हमारे लिए उन इंसान को बचाए, हमारी मदद करें। आर्यन, हम जानते हैं आपके पास किसी चीज की कमी है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी चाहिए तो हमें बता सकते हैं, हम आपको वो चीज लाकर देंगे। अल्बर्ट हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, तो हम आपकी मदद क्यों करें। हमारे पास रीजन भी तो होना चाहिए। रेहान अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ बोला, जो डेविल्स आज से 12 साल तक अंडरग्राउंड रहे, जिसका कोई पता नहीं था, इतने पावरफुल होने के बाद भी खुद को छुपाते हैं, वह हमारे कुछ मेल पर हमसे मिलने आ गए। रेहान की बात सुन डेविल्स के फेस पर स्माइल आ गया। ऋतिक बोला, लगता है तुम लोग अपना पूरा होमवर्क करके आए हो, तो ये भी जानते होंगे हम कभी किसी के लिए काम नहीं करते हैं। आर्यन, हम जानते हैं आप लोग किसी के लिए काम नहीं करते, लेकिन यह एक छोटी बच्ची का सवाल है, उम्मीद है आपकी हाँ होंगी। विक्रम, विक्रांत, अभिषेक, प्रणव और ऋतिक पांचों को इतना शांत देख थोड़ा हैरान हुए, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं अंडरवर्ल्ड किंग ब्लैक ड्रैगन और ब्लैक ईगल कितना खतरनाक है। अभिषेक, जितना हम ब्लैक ड्रैगन और ब्लैक ईगल को जानते हैं, वह किसी के सामने झुकते नहीं बल्कि दुनिया को अपने सामने झुकाते हैं, तो ऐसा कौन है जो आपको झुकने पर मजबूर कर दिया। प्रतीक्ष, वह हमारी जान है, अगर उसके लिए हमें सब कुछ खोना पड़े फिर भी हमें कोई गम नहीं होगा। प्रतीक्ष की बात सबके दिल को छू गई। विक्रम अपने ग्रुप को आंखों से कुछ इशारा किया, फिर सब एक साथ अपने फेस पर लगा मास्क निकाल दिए। डेविल्स का चेहरा देख अमित, प्रतीक्ष, आर्यन, रेहान और आर्यन हैरान रह गए, उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अमित और कबीर तो अपना मुंह और आंखें फाड़े अपने सामने बैठे लोगों को देखने लगे। क्या होगा आगे। चैटिंग, शॉपिंग, सीरियस कंडीशन, गेमिंग जोन। हेलो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी यह कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और प्लीज गाइस रेटिंग जरूर दें, क्योंकि आपका रेटिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। स्माइल। अब आते हैं कहानी पर। अपने सामने विक्रम, अभिषेक, विक्रांत, प्रणव और ऋतिक को देख प्रतीक्ष, आर्यन, कबीर, रेहान और अमित हैरान हो गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है, उन्होंने सपनों में भी यह नहीं सोचा था। प्रतीक्ष, आर्यन और रेहान, जिनके चेहरे पर कभी कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है, आज उनके फेस पर भी हैरानी के भाव आ गए। सबके दिमाग में अलग अलग ख्याल चलने लगा। ऋतिक अपना गला साफ करते हुए बोला, माना कि हम लोग हैंडसम है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम लोग हमें ऐसे देखोगे, थोड़ा रिश्तों का लिहाज करो, आखिर हम तुम्हारे बाप है और तुम्हारी माँ के पति है। ऋतिक के ऐसे बोलने पर सारे लड़के होश में आए, वही सारे बड़े स्माइल करने लगे। इनके ग्रुप में ऋतिक है जो सबको हंसाते हैं। कबीर खोए हुए अंदाज में अमित से बोला, भाई कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, मुझे द डेविल्स के जगह हम सबके फादर क्यों देख रहे हैं। लगता है मेरे आंख प्रॉब्लम हो गया। अमित, जो कबीर के बगल में बैठा था, वह जोर से कबीर के हाथ में चिमटी काटा। दर्द होने पर कबीर जोर से चिल्लाया, सब उसके तरफ देखने लगे। कबीर अपना हाथ सहलाते हुए अमित से नाराजगी भरे लहजे बोला, तुमने मुझे इतनी जोर से क्यों काटा। अमित, तुझे सपने से जगाने के लिए, तेरे आंखों में नहीं दिमाग में प्रॉब्लम है। इस पर कबीर का मुंह बन गया। विक्रांत जी बोले, बेटा जैद, माना कि आपको शौक लगा, लेकिन अब अपने शौक से बाहर भी आ जाओ, हम तुम्हारे ही बाप है, कोई बहरूपिया नहीं। तब जाकर सारे बॉयज का ध्यान फिर से अपने सामने बैठे लोगों पर गया। कबीर बोला, मतलब आप लोग वही खूंखार, खतरनाक और हार्टलेस द डेविल्स है, जिनसे पूरा माफिया वर्ल्ड डरता है, जिनके नाम का खौफ आज भी दुनिया में है। डेविल्स अपनी आंखें छोटी कर कबीर की देखने लगे तो कबीर अपना दांत दिखा दिया। प्रणव जी बोले, बेटा जैद, अगर हम खूंखार है तो आप लोग भी कुछ कम नहीं है, भूलिए मत, हमें आप लोग के सारे कांड का पता है। इस पर हमारे बॉयज अपनी आंखें चुराने लगे। तभी अमित एक्साइटेड होकर बोला, मतलब आप लोग ही वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर और साइंटिस्ट हो, जिनको टेक्नोलॉजी का मास्टर कहा जाता है। इस पर सब हमें सर हिला दिए। रेहान बोला, आप लोग द डेविल्स है तो 12 साल तक अंडरग्राउंड क्यों थे। आप लोग ने अपनी पहचान ना सिर्फ दुनिया से बल्कि अपनी फैमिली से भी छुपाया, ऐसा क्यों। मैं जितना जानता हूं, द डेविल्स ने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, इनफैक्ट आप लोग ने कई बार गवर्नमेंट की हेल्प की है, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया। प्रश्नवाचक चिन्ह। हमें आप लोग में बारे में सब कुछ शुरू से अंत तक जानना है। रेहान के बोलने पर वहां बिल्कुल सनाहा छा गया। अभिषेक, विक्रांत, प्रणव और ऋतिक विक्रम को देखने लगे। विक्रम जी हमें इशारा किए।
प्रणव जी बोलना स्टार्ट किए, हमारे ऐसा करने के पीछे कई रीजन है, जिनमें से सबसे बड़ा रीजन है सुरक्षा अपनी और अपनों की। तुम लोग अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड हो, आइडिया होगा वहां अपने पहचान छुपाना कितना जरूरी है। कबीर क्यूरियस होकर बोला, प्लीज आप लोग बताओ ना, इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई। विक्रांत जी, मैं, विक्रम, अभिषेक, प्रणव और ऋतिक बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हम लोग बचपन से साथ रहे, हम लोग को बचपन नए चीजों को ट्राई करना पसंद था। हम 5 शुरू से ही अलग अलग फील्ड में काफी का इंटेलिजेंट थे और हम में से सबसे ज्यादा हाई आईक्यू विक्रम था। हम लोग 12 साल के उम्र से एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिए, धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट बढ़ता गया। हम अपने लाइफ में काफी कुछ करना चाहते थे, हमारे सपने थे, इनको पूरा करने के लिए हमने काफी कुछ किया। फिर हम इंडिया से यूएसए गए, वहां से हमारा सफर शुरू हुआ। द डेविल्स 5S का नाम समय के साथ आगे बढ़ते गए, इसी के साथ हमारे दुश्मन भी। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसर्च करते हैं जिनमें कई जिंदगियां जाती है, इनको रोकने के लिए हम माफिया बने। हमें तो याद भी नहीं हमारे कितने दुश्मन बने और कितने खत्म हुए। खतरा बढ़ने लगा, इसलिए हमारी फैमिली हमें इंडिया आने के लिए फोर्स करने लगी। कुछ साल बाद हमें इंडिया आना पड़ा, लेकिन तब भी हमने अपना काम बंद नहीं किया। इस बीच हमारे कुछ दुश्मन को हमारी पहचान पता चल गया, उनका टारगेट हम थे। वो लोग विक्रम पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगाने लगा उसके डीएनए कुछ अलग है। उसी समय हमारा ध्यान उन पर चला गया। उसके कुछ वक्त बाद प्रिंसेस का किडनैप हो गया। हमें लगा इनमें कहीं ना कहीं हमारे दुश्मनों का हाथ है, लेकिन हमारे पास कोई क्लू नहीं था। हमने अपने सारे दुश्मन को मार दिया, लेकिन कीर्ति हमें नहीं मिली। उस समय हमारे पिता ने कहा, अगर हम अपने फैमिली को बचाना चाहते हैं तो हमें इन सब से दूर रहना होगा, नहीं तो दूसरों के लिए अपनों को खो सकते हैं। उस समय हम सब काफी टूट से गए, स्पेशली विक्रम। वह खुद को ब्लेम करने लगा, इतने पावरफुल होने का क्या फायदा जब हम अपनी बच्ची को ना बचा पाए। तब हम अपना काम अपने भरोसेमंद आदमी को हैंडओवर कर अंडरग्राउंड हो गए। विक्रांत जी की सारी बात सुन वहां बिल्कुल सन्नाटा छा गया। तभी आर्यन बोला, तो फिर इतने साल बाद आप लोग वापस एक्टिव क्यों हुए? आप लोग को पता चला इन सब के पीछे कौन है? अभिषेक जी, जो तुम लोग करना चाहते हो वही हम कर रहे हैं। बॉयज उनको सवालिया नजरों से देखने लगे। अभिषेक जी बोले, हम प्रिंसेस के बारे में सब कुछ जानते हैं, उसकी कंडीशन खराब है ये भी जानते हैं। इन सब के बातों के बीच प्रतीक्ष और विक्रम जी बिल्कुल चुप रहे। तभी उनको प्रतीक्ष की आवाज आई, मुझे पता है हम जो करना चाहते हैं वो आपको कर चुके हैं, तो जरूर कोई बहुत बड़ी बात है जो हमारा जानना जरूरी है। विक्रम जी बॉयज को देखते हुए बोले, उन बातों का पता तुम लोग को बहुत जल्द चलेगा, फिलहाल हमें तुम लोग से कुछ जरूरी बात करनी है। फिर विक्रम जी सबको कुछ बताने लगे, जिसे सुन बॉयज थोड़ा टेंशन में आ गए। आर्यन विक्रम जी से बोला, डैड हमें जल्दी प्रिंसेस को ठीक करना होगा, इस बार उसे कुछ नहीं हो सकता। विक्रम जी अपने आंखों में एक अलग आग लिए बोले, मेरी बेटी को इस बार कोई छू भी नहीं पाएगा, उसे जो करना था वह कर चुका है, अब वह कुछ नहीं कर पाएगा। इस बार उनके सामने द डेविल अल्बर्ट खड़ा है, तबाही आएगी जिसको कोई नहीं रोक पाएगा। विक्रम जी इस समय बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगा रहे थे, उनको देख कबीर और अमित डर गया। वही अभिषेक जी, प्रणव जी, विक्रांत जी और ऋतिक जेड के फेस पर डेविल स्माइल आ गया। ऋतिक जी बोले, नाउ रियल डेविल्स आर बैक। मॉल में दूसरी तरफ कीर्ति, कृतिका, वीर, आरुण और अर्पित मॉल में शॉपिंग करके मूवी देखने चले गए। मूवी खत्म होने पर सब बाहर आए। कीर्ति मूवी को याद कर खिलखिलाकर हंसने लगी। मूवी कॉमेडी था। वही उनके आसपास के लोग आंखें फाड़े एक तक कीर्ति को देखने लगे, जो इस वक्त किसी एंजल के जैसे लगा रही थी। कीर्ति जब से मॉल आई तब से सबका ध्यान उस पर था, लड़कों के साथ लड़कियों भी उसको आंखें फाड़े देख रहे थे। जब भी कोई लड़का कीर्ति को घूरता तो आरुण, अर्पित और वीर उसको घूरकर भगा देते। वो लोग जा रहे थे, तभी कीर्ति का ध्यान गेमिंग जोन पर गया। वह कभी गेम ना ही देखी और ना ही खेली थी। वह आरुण से बोली, भाई वह क्या है, कितना अच्छा लगा रहा है। आरुण समझ गया कीर्ति कभी गेम देखी नहीं है। वह बोला, बच्चा वह गेमिंग जोन है जहां बहुत तरह के गेम होते हैं जो बच्चे और बड़े खेलते हैं। कीर्ति मासूमियत से बोली, भाई हम खेल सकते हैं, हमने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है। अर्पित, बिल्कुल ये भी कोई पूछने वाली बात है, चलो आज मैं अपनी लिटिल सिस्टर को गेम खेलना सिखाता हूँ, बोल उसको गेमिंग जोन में ले गया। कीर्ति बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी, वह सारे गेम एक बार देखकर सीख ली। सारे गेम में वह कृतिका, वीर, अर्पित और आरुण को हराने लगी। कीर्ति के इस एक्शन से सब हैरान हो गए। यह मॉल मुंबई का बेस्ट मॉल है जो राठौर एंड रजावत का है। यहाँ कुछ एडवांस गेम है जिसे सीखने में काफी टाइम लगता है, लेकिन कीर्ति एक बार देखकर उस गेम को सिर्फ खेल ही नहीं जीत रही थी। गेम जोन में पूरे 60 टाइप के गेम थे। करीब 2 घंटा में कीर्ति उन सब को खेल जीत कर खुश होते हुए बोली, भाई कितना मजा आया, लेकिन ये सारे गेम कितने आसान हैं, मुझे कुछ और खेलना है। कीर्ति के इस बात पर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, सवाए आरुण के। आरुण बोला, बच्चा मैं आपके लिए और एडवांस गेम लाऊंगा।
कीर्ति खुश होकर आरुण के गले मिल गई। तभी वीर बोला, लिटिल एंजल मेरे पास बहुत सारे गेम हैं, मैं तुम्हें घर जाकर दिखाऊंगा। इस पर अर्पित चिढ़कर बोला, मेरे पास भी है, उसे मैं अपनी बहन को दिखाऊंगा। वो लोग बहस करने लगे। तभी कीर्ति और कृतिका जोर से बोली, हमें भूख लगी था, सबको एहसास हुआ काफी देर से सब भूखे हैं। आरुण सबको उसी मॉल में बने रेस्टोरेंट के एक प्राइवेट रूम में चलने को बोला। क्योंकि वह एरिया सिर्फ राठौर और रजवात के लिए था, सब उस ओर बढ़ गए। वही कोई थी जो कीर्ति को हैरानी से देख रही थी, लेकिन अचानक उसके आंखों में गुस्से और नफरत से देखने लगा। सबके जाने के बाद वह लड़की भी वहां से निकल गई। कौन थी वह लड़की? क्या करेंगे डेविल्स और बॉयज? क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़िए रीबर्थ ऑफ मैजिकल गर्ल। च19 एंटीडोट का फर्स्ट डोज ड्रग के रिएक्शन। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज स्टोरी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। स्माइल और प्लीज कमेंट एंड रेटिंग देना ना भूले। स्माइल। अब आते हैं कहानी पर। आरुण, अर्पित, वीर, कीर्ति और कृतिका गेमिंग जोन से निकल रेस्टोरेंट की ओर जाने लगे। तभी उन्हें रास्ते में उनको कार्तिका मिल गया, जो अपने एक मीटिंग के लिए यहाँ आया था। कार्तिका सबको एक साथ देख हैरानी से बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वीर, भाई हम लोग आज एंजल के साथ शॉपिंग पर आए हैं और अभी हमें भूख लगी इसलिए कुछ खाने जा रहे हैं। कृतिका, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? कार्तिक, यहाँ मेरी एक मीटिंग थी, बस वही अटेंड करने आया था, अब मैं फ्री हूँ, चलो मैं भी साथ चलता हूँ। आज की ट्रीट मेरी तरफ से हमारी छोटी गुड़िया के घर आने के खुशी में। बोल प्यार से कीर्ति का सर सहलाया। कार्तिक के प्यार से सिर सहलाने पर कीर्ति स्माइल करने लगी, लेकिन किसी का ध्यान कीर्ति के हाथों पर नहीं गया, जिसकी मुठिया बंद थी। उसी के साथ उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगा। सब प्राइवेट रूम में आकर टेबल पर बैठ गए। कीर्ति की हालत खराब होने लगी। वह अपने शीट से उठते हुए बोली, भाई मैं वॉशरूम से आती हूँ। बोल बाहर जाने लगी। तभी कार्तिक बोला, बच्चा आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इस रूम के साइड में वॉशरूम है, आप वही चली जाओ। कार्तिका के बोलने पर कीर्ति रूम के वॉशरूम में चली गई। कीर्ति का पीला पड़ा चेहरा कार्तिक से छुप नहीं सका, वह थोड़ा परेशान दिखने लगा। कार्तिक पहले से कीर्ति के कंडीशन को जानता था। वॉशरूम में आकर कीर्ति अच्छे से डोर लॉक कर अपने हाथ में पहले ब्रेसलेट को टच की तो वह एडवांस रोबोटिक वॉच बन गया। कीर्ति कमांडिंग टोन में बोली, टाइको, मुझे चेक करके बताओ मेरी बॉडी में क्या हो रहा है। कीर्ति के कमांड पर उस वॉच से रेड लाइट निकलाने लगा, जो कीर्ति को ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगा। कबीर 1 मिनट बाद अच्छे से चेक पर टाइको बोला, मास्टर, यह उस ड्रग का रिएक्शन है जो आपने लैब में लिया था। कीर्ति के माथे पर पसीना आने लगा। वह बोली, टाइको मुझे जल्दी से टेम्पररी एंटीडोट दो। टाइको अपने रोबोटिक आवाज में बोला, मास्टर अब आप वह एंटीडोट नहीं ले सकती, क्योंकि आपकी बॉडी वह हैंडल नहीं कर पाएगी। आपने सुबह जो डोज लिया था वह बहुत ज्यादा हाई था, अगर आप इस वक्त वह ड्रग लेंगे तो आप कोमा में जा सकती है, आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है। कीर्ति का वॉच टाइको एक हाई टेक रोबोट है जिसमें हर तरह की इंफॉर्मेशन है, उसके साथ उसमें कीर्ति के हेल्थ से रिलेटेड सारी डिटेल है। कीर्ति अपनी हालत बहुत अच्छे से समझ रही थी। अचानक उसको खून की उल्टी होने लगी, इसी के साथ उसके पेट और सिर में दर्द होने लगा। वह जमीन पर लेट गई। कीर्ति दर्द भरी आवाज में बोली, अभी हम क्या कर सकते हैं? टाइजो मास्टर, अभी आपके लिए मेडिसिन ठीक रहेगा, आपको जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना होगा, नहीं तो आपके ऑर्गन खराब हो सकते हैं। वही बाहर अर्पित, कृतिका और अर्पित बातें करने में लगे थे। वही कार्तिक परेशान होकर बार बार वॉशरूम के गेट की ओर देख रहा था, जो आरुण से छुप नहीं सका। कार्तिक से जब रहा नहीं गया तो वह बोला, काफी टाइम हो गया है गुड़िया को गए हुए, मैं बच्चा को देखकर आता हूँ। बोल वॉशरूम की ओर बढ़ गया। उसके पीछे आरुण भी चल दिया, क्योंकि उसको बेचैनी होने लगा। कार्तिक गेट नॉक करते हुए बोला, गुड़िया बच्चा आप ठीक हो? काफी लेट हो गया है, गेट ओपन करो। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कार्तिक कई बार बोला। आरुण भी वहां आकर गेट नॉक किया। आवाज सुनकर कृतिका, वीर और अर्पित भी आ गए। आरुण थोड़ा पैनिक करते हुए बोला, भाई लगता है प्राइंसेस को कुछ हुआ है, हमें गेट तोड़ना होगा। फिर आरुण और कार्तिक मिलकर गेट तोड़ दिए। अंदर का नजारा देख सब अपनी जगह जम गए। वही कृतिका, वीर और अर्पित के आंखों में आंसू आ गया। आरुण और कार्तिक भागकर कीर्ति के पास गए, जो दर्द में पड़ी तड़प रही थी। उसके कपड़े और मुंह पर खून लगा था। आरुण कीर्ति के सर को गोद में रख बोला, बच्चा क्या हुआ? आपको उठो ना, भाई को ऐसे डरते नहीं। कीर्ति को इस हाल में देख उसके आंखों में भी आंसू आ गया। कीर्ति दर्द में आंसू भरी आंखों से बोली, भाई दर्द हो रहा है, प्लीज कुछ करो। कृतिका, वीर और अर्पित भी उनके पास आ गए। कार्तिक अपना फोन निकाल जल्दी से प्रतीक्ष को कॉल किया, वही अर्पित आर्यन को। उधर प्रतीक्ष जो डेविल्स के साथ बैठा था उसका फोन बजा। इसी के साथ विक्रम के फोन में कुछ नोटिफिकेशन आया, जिसको देख वह हड़बड़ा कर अपनी जगह से खड़ा हो गया।
कार्तिक प्रतीक्ष को कीर्ति के बारे में सब कुछ बता दिया, वही अर्पित भी आर्यन को सब कुछ बताया दिया। वह दोनों कुछ कहते उससे पहले विक्रम सर्द आवाज में बोले, उसे इस एड्रेस पर एंजल को लाने बोलो, मैं किसी को भेजता हूँ, बोल वहां से निकल गया। इसी के साथ डेविल्स मेंबर भी निकल गए। प्रतीक्ष कार्तिक से विक्रम अंकल के बताए जगह पर जितना जल्दी हो सके पहुंचो और कीर्ति को सोने मत देना, फिर फोन कर सब वहां से डेविल्स के पीछे निकल गए। मॉल में कार्तिक बोला, हमें जल्दी से बच्चा को यहाँ से लेकर निकलना होगा, बोल जैसे ही वह कीर्ति को उठाने को हुआ अरुण उसको अपने गोद में उठा लिया। सब मॉल से बाहर निकल गए। उनके बाहर आते ही सामने एक ब्लैक कार आकर रुका। उस कार से एक 45 साल का आदमी बाहर निकला। वह अरुण से बोला, विक्रम सर मैम को जल्दी लाने को बोले हैं, आप कार में बैठे। फिर बाकी सबसे बोला, आप लोग हमारे साथ नहीं आ सकते हैं। अर्पित गुस्से में बोला, मैं अपनी बहन को ऐसी हालत में नहीं छोड़ूंगा। तभी वह आदमी अर्पित को अपना फोन दिया जिस पर विक्रम का कॉल था। विक्रम बोला, तुम घर जाओ, प्राइंसेस कल सुबह से पहले तुम्हारे पास सही सलामत घर आएगी, इस बारे में किसी को मत बताना, बोल फोन रख दिया। थोड़ी देर बाद अरुण और कार्तिक कीर्ति को लेकर उस आदमी के साथ वहां से निकल गए। एक गाड़ी में बैठ कृतिका, वीर और अर्पित घर के लिए निकल गए। डेविल्स लैब। कुछ घंटे बाद कीर्ति आंखें बंद किए व्हाइट गाउन में बेड पर लेटी थी। उसके शरीर में कई सारी मशीन लगे थे जिनमें रेटिंग शो हो रहा था। वहीं बाहर खड़े प्रतीक्ष, आर्यन, रेहान, कबीर, कार्तिक, अरुण और अमित एक तक शीशे के विंडो से अंदर लेते कीर्ति को देख रहे थे। कुछ देर बाद उस रूम का गेट ओपन हुआ, सब अंदर आए। सब नम आंखों से कीर्ति को देखने लगे। आर्यन विक्रम जी से बोला जो कीर्ति का हाथ पकड़े बैठे थे, डैड प्राइंसेस कैसे है? उसे अचानक क्या हुआ था? विक्रम जी, यह उस ड्रैग का रिएक्शन था जो प्राइंसेस के बॉडी में है। हमने एंटीडोट का फर्स्ट डोज दे दिया है, 1 घंटे में होश आएगा। अभिषेक जी थोड़े परेशानी भरे लहजे में बोले, सब जानते हुए प्राइंसेस ऐसा कैसे कर सकती है? वह इतने हाई डोज का टेम्पररी एंटीडोट कैसे ले सकती है, ये जानते हुए कि यह भी एक ड्रग है? विक्रांत जी, इसका जवाब हमें सिर्फ गुड़िया ही दे सकती है, हमें वेट करना होगा। सब शांति से कीर्ति के होश आने का इंतजार करने लगे। तो आगे क्या होगा? क्यों कीर्ति अपनी जान खतरे में डाली? कौन था वह आदमी जो कीर्ति को मॉल में देखा था? च20 राजीव को सच पता लगना, डेविल एस शॉक। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइबर जरूर करना। साथ में कमेंट और रेटिंग देना ना भूले। अब आते हैं कहानी पर। अरोड़ा मैंशन के अंदर से किसी लड़की के चीखने और सामान तोड़ने की आवाजें बाहर तक रही थी। वह लड़की किसी को गालियां दे रही थी। एक लड़की जिसकी उम्र 23 साल होंगी, उसने एक रेड शॉर्ट ड्रेस पहने, फेस पर बोल्ड मेकअप किए दिखने में सुंदर और हॉट लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे का गुस्सा और नफरत उसको डरावना बना रहा था। वह लड़की मेंशन के हॉल में चिल्लाते हुए सामानों को तोड़ रही थी। सारे नौकर डर के मारे एक साइड खड़े उस लड़की के डरावाने रूप को देख रहे थे। तभी वहां रंजीत, यश और नीलम आए। उस लड़की को इतने गुस्से में देख पहले तीनों हैरान हो गए, लेकिन जल्द ही उनको गुस्सा आने लगा। यश उस लड़की के पास जाकर उसके हाथ से एक महंगी मूर्ति लेकर गुस्से में बोला, काव्या ये क्या बदतमीजी है? क्या तुम पागल हो गई हो? हम यहाँ कुछ दिन में रोड पर आने वाले हैं और तुम हमारा नुकसान कर रही हो। यश के ऐसे बोलने पर काव्या गुस्से में बोली, हाँ मैं पागल हो गई हूँ भाई, और अगर आपको पता चला तो आपका भी यही हाल होगा। हमारी यहाँ हालत खराब है और वहाँ वह लड़की अपनी जिंदगी सुकून और खुशी से जी कैसे सकती है? हमारी इस हालत की जिम्मेदार वह कमीनी है, हमें बर्बाद कर वह चैन से जी रही है। मैंने कहा था उस लड़की को मार दो, लेकिन आप लोग को उसे फायदा लेना था। देखो अब क्या हुआ, हमें अब वह कहीं का नहीं छोड़ेगी। काव्या की बातें किसी को समझ नहीं आई। नीलम उसको शांत करते हुए बोली, काव्या बच्चा शांत हो जाओ और अपनी माँ को बताओ तुम किसके बारे में बात कर रही हो, कौन है इन सब के पीछे? काव्या गुस्से में बोली, माँ मैं उस कमीनी और मनहूस कीर्ति की बात कर रही हूँ। वह जिंदा है और मजे से अपनी लाइफ जी रही है। काव्या की बात सुन नीलम, रजीत और यश हैरान हो गए। यश बोला, तुम सच में पागल हो गई हो? वह लड़की उस ब्लास्ट में मर गई है। काव्या पागलों के जैसे हंसते हुए बोली, मुझे पता था आप लोग को बेलब नहीं होगा, इसलिए मैंने इसका इंतजाम पहले ही कर रखा है। मेरे पास प्रूफ है, बोल कुछ फोटो उसको दिखाने लगी जो वह मॉल में ली थी। उन फोटो को देख रंजीत हैरानी से बोला, ये लड़की उस ब्लास्ट से बची कैसे? और अगर बची भी तो राठौर और रजावत के पास कैसे पहुंची? नीलम पैनिक करते हुए बोली, लगता है तुम भूल गए हो वह विक्रम रजावत कौन है। अब हमें उस डेविल से कोई नहीं बचा सकता, अब तक उसको हमारे बारे में पता चल गया होगा। रंजीत बोला, मैं कुछ नहीं भूला हूं। जो इंसान इतने साल तक अपनी बेटी का पता नहीं लगा पाया, वह अचानक उसके पास कैसे पहुंचा? जरूर हमारे बीच कोई गद्दार है। और रही बात विक्रम की, तो भूलो मत, हमारे साथ जो इंसान है वह विक्रम से ज्यादा नहीं तो कम पावरफुल भी नहीं है। हमें जल्दी से उन्हें इन्फॉर्म करना होगा। यश पापा, कहीं हमारे साथ जो हो रहा है उसके पीछे ये कीर्ति तो नहीं? क्योंकि हमारे कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में सबसे ज्यादा उसको पता है।
रंजीत, मुझे नहीं लगता ये सब प्रोडक्ट जरूर उसके बनाए हैं, लेकिन ये सब काफी समय पहले बना है। मुझे लगता है इन सब के पीछे उस विक्रम रजावत और उसके बेटे का हाथ है। मुझे जल्दी से बॉस को इन्फॉर्म करना होगा। बोल अपना फोन निकाल किसी को कुछ बताने लगा। उसके बाद उधर से कुछ बोला गया जिसे सुन रंजीत के चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गया। थोड़ी देर बाद फोन रख शैतानों के जैसे हंसते हुए बोला, अब उस कीर्ति को कोई नहीं बचा सकेगा। कीर्ति मरेगी, उसी के साथ पूरी रजावत फैमिली, स्पेशली वह विक्रम और चंद्रकांत रजावत टूटेगा। जब तक रजावत खानदान पूरी तरह बर्बाद नहीं हो जाता हमारा बदला पूरा नहीं होगा। अब जल्द ही वह आएंगे, इस बार हमारी जीत होगी। रंजीत की पूरी बात सुन नीलम, यश और काव्या के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गया। काव्या बोली, डैड मैं उस कीर्ति को अपने हाथों से मारना चाहती हूँ। मैं उससे इस दुनिया से सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। नीलम, तुम्हारा सपना पूरा होगा। हम उस कीर्ति और उसके परिवार को दर्दनाक मौत देंगे। ये प्लानिंग कर रहे हैं इस बात से अनजान कि किसी की नज़र हमेशा इन पर है। डेविल्स लैब। सारे बॉयज और डेविल्स कीर्ति के रूम में बैठे उसके होश में आने का इंतजार करने लगे। करीब 1 घंटे बाद सबको कीर्ति के दर्द में कराहने की आवाज आई। विक्रम, अभिषेक उसको अच्छे से चेक करने लगे। धीरे धीरे कीर्ति अपनी आंखें खोली। उसके सामने लैब का सफेद सीलिंग आया। कीर्ति के आंखों में डर दिखने लगा। उसके दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगी। वह थोड़ा पैनिक करने लगी। तभी उसको अपनी हाथों पर किसी का पकड़ महसूस हुआ। कीर्ति अपना सिर घुमा कर देखी। उसके एक तरफ विक्रम जी और दूसरी तरफ आर्यन और अरुण बैठा था। वही सामने प्रत्यक्ष के पीछे बाकी लोग खड़े थे। विक्रम जी कीर्ति को पैनिक करता देख बोले, बच्चा शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है। आप हमारे पास, हमारे साथ हो, आप बिल्कुल ठीक हो। फिर विक्रम जी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, कैसा फील हो रहा है? आपको कहीं दर्द होगा तो बोलना। कीर्ति अब तक शांत हो गई थी। वह एक छोटी सी स्माइल के साथ बोली, पापा हम ठीक है, अभी हमें कहीं दर्द नहीं हो रहा। फिर अपने चारों तरफ देखकर बोली, हम यहाँ कैसे आए? अरुण विक्रम जेड के पास आकर उसके हाथों पर किस कर नम आंखों से बोला, प्रिंसेस आप कैसे आए? वह छोड़ो, पहले आप हमें ये बताओ, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर आपने हमें बताया क्यों नहीं? ऐसे अपने दर्द को हमसे क्यों छुपाया? आप सोच भी नहीं सकती, आपको उस हालत में देख हम कितना डर गया थे। कीर्ति अरुण के डर को उसके आंखों में देख सकती थी। वह थोड़ा गिल्टी टोन में बोली, सॉरी भाई, अब से ऐसा नहीं होगा, हम आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे। फिर हल्की स्माइल के साथ बोली, हम लाइफ में फर्स्ट टाइम बाहर घूमने जाने वाले थे, वह भी आप लोग के साथ। हम अपने दर्द को भूल उस समय सिर्फ एंजॉय करना चाहते थे। आर्यन, बच्चा अगर आपको घूमना था तो हमें बताते, यूं खुद को दर्द देने की क्या जरूरत थी? आपको पता भी है हमें कितना दर्द होता है आपको इस हालत में देखकर। कीर्ति, सॉरी भाई, उस समय हम सिर्फ थोड़े टाइम के लिए अपना दर्द, अपना पास्ट, अपना डर सब कुछ भूलकर, और ऐसे भी हमें इस तरह के दर्द सहने की आदत है, इसलिए हमने ज्यादा नहीं सोचा। अपनी बात पूरी करते हुए उसके चेहरे पर दर्द के भाव आ गए जो किसी से नहीं छुपा। कीर्ति को सैड होता देख ऋतिक जी बोले, प्रिंसेस आप इन इमोशनल लोगों को छोड़ो और अपने हैंडसम और इंटेलिजेंट अंकल से बात करो। रेहान, कबीर, प्रणव जी, विक्रांत जी और ऋतिक जी को कीर्ति कंफ्यूजन से देखने लगी। तभी कबीर उसके सामने आकर बड़ी सी स्माइल के साथ बोला, हेलो एंजल, तुम इनको छोड़ो, पहले मुझसे मिलो, मैं हूं आपका कूल एंड हैंडसम कबीर भाई। कीर्ति को कबीर और ऋतिक जी का जॉली नेचर अच्छा लगा। वह स्माइल करते हुए कबीर से बोली, हेलो भाई। कबीर कीर्ति के सॉफ्ट गालों को टच कर बोला, हाय, मेरे एंगल कितनी क्यूट और ब्यूटीफुल है। मैं इस दुनिया का सबसे लकी भाई हूं जो मुझे इतनी क्यूट सिस्टर मिली है। कबीर से इस बात पर सारे बॉयज उसको अपनी खतरनाक नजरों से घूरने लगे। वही प्रतीक्ष अपनी जलती आंखों से कबीर के उस हाथ को देखने लगा जो कीर्ति के गाल पर था। सबकी नजर खुद पर महसूस कर कबीर कीर्ति के गालों से हाथ हटा, अपने दांत दिखाकर बोला, एंजल चलो मैं तुम्हें बाकी लोगों से मिलवाता हूं। फिर वह सबका इंट्रोडक्शन दिया। थोड़ी देर बाद कीर्ति सबसे बात करने लगी। किसी से बात ना करने वाला रेहान भी कीर्ति से काफी सॉफ्टली बात कर रहा था, जिस पर सब हैरान थे, स्पेशली ऋतिक जी। सबसे बात कर कीर्ति को बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद अभिषेक जी अपने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कीर्ति से बोले, बच्चा आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता था ना वो टेम्पररी एंटीडोट भी एक तरह का ड्रग है, तो फिर आपने उसके इतने हाई डोज क्यों लिए? आप तो खुद एक साइंटिस्ट के साथ जीनियस डॉक्टर हो, फिर आपके ऐसा करने का रीजन क्या है? डेविल्स कीर्ति के बारे में सब कुछ जानते हैं। कीर्ति के बारे में जान उनको बहुत प्राउड फील हुआ, स्पेशली विक्रम जी को। कीर्ति का माइंड विक्रम जी से भी ज्यादा तेज है। इस बात को जान उनको कीर्ति पर गर्व होने लगा। उनके बेटे भी इंटेलिजेंट है, लेकिन कीर्ति की बात अलग है। अभिषेक जेड के इस सवाल पर सब कीर्ति को देखने लगे। वही कीर्ति अपनी नजरें चुराने लगी। वह इधर उधर देखने लगी। आर्यन अपनी आंखें छोटी कर बोला, प्रिंसेस जवाब दो, आपने ऐसा क्यों किया? ये जानते हुए कि उसके बाद आपकी लाइफ खतरे में आ सकती है, कहीं आपने कुछ खतरनाक तो नहीं किया है ना?
कीर्ति अपने दांत दिखाकर स्माइल के साथ बोली, द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट, और अपने इतने प्यारे द डेविल्स अंकल के होते हुए उनकी प्रिंसेस को कैसे कुछ हो सकता है। कीर्ति के इस बात पर डेविल्स हैरान हो गए। सबसे ज्यादा हैरान हमारे बॉयज हुए। आज उनको खुद पर शक होने लगा। उनके इतने पावरफुल होने के बाद भी वह अपने फादर का सच नहीं जान पाए। वही कीर्ति जो महज एक 18 साल की लड़की है जो अभी अपने घर आई है, उसको भी यह बात पता था। ऋतिक जी और विक्रांत जी बॉयज को एक चिढ़ाने वाली स्माइल दिए, जैसे बोल रहे हो तुम्हारे इतने पावरफुल होने का कोई फायदा नहीं है। विक्रम जी, प्रिंसेस आपको हमारे बारे में कैसे पता चला, और आपको ये कैसे पता हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। कीर्ति, जब मैं भाई को अपने बारे में बता रही थी उस समय आप वही थे। ये बात मुझे पता थी। उसके बाद रात को आप मेरे रूम में आकर जब मेरा चेकअप कर रहे थे उस समय मैं सोई नहीं थी। मुझे अपने पापा पर पूरा विश्वास था, वह मुझे कुछ नहीं होने देंगे। इस पर सब स्माइल करने लगे। तभी कबीर सबके बीच आते हुए कीर्ति से बोला, एंजल वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको पता कब चला आपके पापा ही साइंटिस्ट अल्बर्ट है और द डेविल्स के लीडर। इस पर कीर्ति अपनी नजरें चुराते हुए बोली, जब मैं उनके कैद में थी तभी मुझे डेविल्स के बारे में पता चला। मैं शुरू से आप लोग के बारे में जानती थी। कीर्ति को इनके डेविल्स होने का सच अपने पिछले जन्म में पता चला था, वह भी रंजीत के कारण, लेकिन इस समय उसके नजरें चुराने का कारण कुछ और था। तभी ऋतिक जी को कुछ याद आया। वह अपनी आंखें छोटी कर कीर्ति को देखते हुए बोला, गुड़िया कहीं तुम वही क्यूट एंजल तो नहीं हो। क्यूट एंजल सुन डेविल्स कीर्ति को देखने लगे। वही कीर्ति चादर से अपना चेहरा छुपाने लगी। कीर्ति के इस हरकत और डेविल्स समझ गए उनका शक बिल्कुल सही है, वह कैसे क्यूट एंगल को भूल सकते हैं। थोड़ी देर बाद वहां डेविल्स मेंबर के हंसने की आवाज आने लगा। अमित कंफ्यूज होकर बोला, आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हो, हमें भी बताओ। क्यों हंसे डेविल्स, क्या दुश्मनी का रजावत से? कौन है क्यूट एंजल? गाइस, स्टोरी जो लोग सनसाइन ऑफ डेविल लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर चाहते हैं उनको कल तक मिल जाएगा, और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज मेरी उस स्टोरी को भी अपना प्यार और सपोर्ट दे ताकि स्टोरी बंद ना हो। थैंक यू फॉर सपोर्ट। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कॉमेंट शेयर।